हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक उत्थान सीरीज में। और जैसा कि आपको पता है कि अब हम आपको एकदम बेसिक से छोटे छोटे फॉर्मूले, उसके लिमिटिंग कंडीशन, उसका वेरिफिकेशन, उसके क्रिटिकल एनालिसिस और उस पे छोटे छोटे एकदम फंडामेंटल और नए सवाल आपको करा रहे हैं। एग्जैक्टली पीवाईक्यू नहीं करा रहा मैं, क्योंकि यार पीवाईक्यू आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो यहां से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और जाके पीवाईक्यू कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर नए सवाल, कुछ अच्छे क्रिएटिव सवाल और फिर जेईई मेन के सवाल जो रिलेवेंट, हाईली रिलेवेंट है, एकदम आसान सवाल है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा के। इसलिए आपको करने की जरूरत है अभी, क्योंकि जब तक आप दिमागी रूप से संघर्ष नहीं करेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला पर के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, और अभी भी 1 महीना समय है बेटा, कर सकते हो। 1 महीने में अगर तुम ढंग से, अब कह रहे हो रिवाइज नहीं हो रहा, भाई यहाँ पे रिवाइज ही तो करा रहे हैं। चलिए बात करना बेकार है, जिसको पढ़ना है पढ़ो, है ना। तो आइए आज वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पहले वर्क के कांसेप्ट को समझेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। उसके बाद यार वर्क एनर्जी थ्योरम समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच का रिलेशन समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स के रिलेशन को समझेंगे, यू आर ग्राफ समझेंगे, यू आर ग्राफ समझेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे, पावर के कंसेप्ट को समझेंगे एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। वर्क क्या होता है? तो वर्क से पहले हमेशा मैं एक चीज समझाता हूं बच्चे को, हमेशा एक चीज समझाता हूं बच्चे को कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो फोर्स दो तरीके से लगाया जाता है, कि आपने कितना फोर्स लगाया और कितने समय तक लगाया, आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा डायरेक्ट। आपने कितना फोर्स लगाया और कितने दूर तक लगाया ये आपको वर्क बता देगा। तो बड़ा सुंदर रिलेशन है, कितना फोर्स कितने समय तक तो चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा टी को नीचे भेज दोगे, ये फोर्स का डेफिनेशन हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहां से एस को नीचे भेज दोगे, या सिंपल ये तो वर्क आ गया। वर्क आपका होता है एफ डॉट एस, ये वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है। वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट आप देख रहे हो न्यूटन मीटर या जूल लिख सकते हो, ऐसा यूनिट। अर्ग होता है इसका सीजीएस यूनिट, अर्ग होता है सीजीएस यूनिट। फ्रेम डिपेंडेंट होता है, फ्रेम पे ये डिपेंड करता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। एक फोर्स का वर्क डन दूसरे फोर्स के वर्क डन पे डिपेंड नहीं करता है। एक फोर्स का वर्क डन ये है, टोटल वर्क डन पर आपको लिखना है तो इंडिविजुअल F1 S1 प्लस F2 S2 प्लस F3 S3 से आप सारे वर्क निकाल सकते हैं। क्लियर है? सारा बात बता दिया। ओके, अब यहां पे एक चीज समझो, ये P है और ये F है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तभी तो आपको फोर्स मिलेगा। हां सर, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। तो F सॉरी P को डिफरेंशिएशन करेंगे F मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और PT ग्राफ का स्लोप फोर्स आएगा। फोर्स ग्राफ टाइम का, फोर्स टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, फोर्स टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नाली देगा। हाँ सर, आगे मत जाना। इंटीग्रेशन करेंगे F डॉट dt, F dt का इंटीग्रेशन करेंगे, या एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ देखेंगे, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ देखेंगे तो मोमेंटम बता देगा। इसका एरिया देखेंगे, मोमेंटम ग्राफ का एरिया देखेंगे तो नाली देगा। क्या ये नाली ओपी है? हाँ सर। यहां पे नाली की क्या बात हो गई? यहां पे नाली की जोरदार बात होगी। अगर आपने फोर्स को, यानी फोर्स नहीं, एस को, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, वर्क को डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी, वर्क को डिफरेंशिएट कर दिया, वर्क को डिफरेंशिएट कर दिया एस के साथ, मतलब dw बाई ds, ये फोर्स को बता देगा। एंड फोर्स को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ तो ये आपका एरिया ऑफ एफएस ग्राफ वर्क को बताएगा। फोर्स का स्लोप नाली होता है, तो कभी भी फोर्स टाइम ग्राफ का स्लोप या फोर्स डिस्प्लेसमेंट का स्लोप नहीं देखेंगे, नाली बता देगा। अच्छा, वर्क का अगर आप एरिया देखते हो तो वो नाली बता देगा। बोलो नाली कंसेप्ट ओपी है कि नहीं? याद रखने में मदद करेगा क्या? हाँ सर। सिंपल डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालते हैं। जैसे ये फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फोर्स का 3 कंपोनेंट होगा, x y z। तो ये x का फोर्स इंटू x की डिस्प्लेसमेंट, y का फोर्स इंटू y का डिस्प्लेसमेंट, z का फोर्स इंटू z की डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आप वर्क निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है? F डॉट ds, fx dx, fy dy, fy dy, fy dz। इस तरीके से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालते हैं। बताइए आपका वर्क पे पीएचडी हो गया कि नहीं हो गया? सारी बातें तो बता दी सर। चलिए अब सवाल करते हैं। आइए, वर्क कैन नॉट बी निगेटिव, गलत है। वर्क निगेटिव होता है, वर्क खूब निगेटिव होता है सर, लेकिन ये तो स्केलर है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर वर्क होता है एफ एस कॉस 0 एफ एस कॉस थीटा, सॉरी, एफ एस कॉस थीटा।
अगर थीटा को 90 रखेंगे cos 90 जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क जीरो हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट। अगर थीटा तेरा 90 से कम है लेकिन जीरो या जीरो के बराबर है, जीरो या जीरो के बराबर है, तो वर्क आपका पॉजिटिव आएगा, और वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और 180 के बराबर या 180 से छोटा है, तो वर्क आपका निगेटिव आएगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगा। मानते हो ये बात? हाँ। तो वर्क में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो मैंने बता दिया था। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये सही है। मतलब आप कहोगे कि असर्शन आपका गलत है लेकिन रीजन आपका सही है, स्केलर वर्क। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से ऑप्शन देख लो। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। एंड रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, इसीलिए वर्क स्केलर हो रहा है, इसीलिए वर्क क्या हो रहा है, स्केलर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बेटा यहाँ पे इफ गलती से टाइप हो गया, इफ को तुम इग्नोर करना, ठीक है, ये नमक के नशे में टाइप किया गया। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ठीक। वर्क डन बाय फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव, यस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं, ये एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, ऊपर में स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इसको मैं एफ फोर्स से खींच के चलता हूं, तो जब मैं नीचे वाले को आगे ले जाऊंगा तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, पीछे, ना 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 ना, नीचे वाले को खींच रहा हूं तो नीचे वाले को आगे ना जाने के लिए नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ऊपर वाले पे आगे लगेगा। थोड़ी देर बाद ये दोनों आगे जाएंगे, ऊपर वाले को आगे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। जैसे हम वॉक करते हैं, तो हम वॉक करते हैं, तो अगर आपने नहीं पढ़ा मेरे से तो सुन लीजिए, जब हम वॉक करते हैं ना तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हम पे आगे लगता है, कैसे हम पैर को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, फ्रिक्शन आगे लगता है। और फ्रिक्शन कौन सा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि पैर स्लाइड थोड़ी ना कर रहे हैं, हम ऐसे उठा के ऐसे आगे रख देते हैं, ऐसे उठा के आगे रख देते हैं। तो अगर हम ईस्ट में वॉक कर रहे हैं तो ईस्ट की डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लिप नहीं किया, वो स्लिप नहीं किया, ठीक है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन, ये गलत है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए नीट में खूब सारे ऐसे सवाल आए, लेकिन मैंने जेई का सवाल प्रीफर किया। नीट में पिछले 10 साल में 2 सवाल 3 सवाल ऐसे पूछे, क्या, सुनिए ध्यान से। अ स्मॉल पार्टिकल मूव फ्रॉम नहीं, देखिए अब यहीं पे गलती हो सकती है, टू मूव्स टू पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ये देखो ये इनिशियल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 5i कैप में से 2i कैप घटाओगे तो 3i कैप x का डिस्प्लेसमेंट, माइनस 2j कैप में से 3j घटाओगे तो माइनस 5j कैप, और k कैप में से माइनस 4k कैप घटाओगे प्लस 5k कैप डिस्प्लेसमेंट होगा। देख लो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये फोर्स है तुम्हारा 5i कैप 2j कैप 7k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, वर्क आ जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनी माइनस 10, 7 पचे 35, 35 और 15 हो जाएगा आपका 50 में से 10 जाएगा, 40 जूल आ सकता है। अगर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, 40 जूल आ गया। तो एक कमेंट प्लीज, जेई 4 दिया, क्या तुम ये खुद कर सकते थे क्या, हाँ सर कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, फोर्स इतना लग रहा है बेटा, F बराबर 5 + 3y स्क्वायर, 5 + 3y स्क्वायर, फोर्स बराबर 5 + 3y स्क्वायर, एक्स ऑन द पार्टिकल इन द y डायरेक्शन। कैसा फोर्स है, वेरिएबल की कांस्टेंट, सर फोर्स की वैल्यू y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडेंट है, फोर्स वेरिएबल है, एंड न्यूटन एंड y इज इन मीटर, देन वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट y बराबर 2 to y बराबर 5। देखो ये y डायरेक्शन का फोर्स है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो F इंटू dy आपका dw होगा। F की वैल्यू होगी 5 + 3y स्क्वायर इंटू dy, होगी क्या, हाँ dw, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 5 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो 5 इंटू वाई आएगा, प्लस 3 बार वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ 3, लिमिट रखोगे y का 2 से 5 तक, 3 से 3 कटेगा, 5 लिमिट यहां रखो, 5 बाहर y की जगह पे रखोगे 5 - 2 तो ये 3, प्लस 5 का क्यूब 105 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 5 5 3 15 प्लस 125 में से 8 घटाओगे तो 117, कुछ इतना जूल आंसर आएगा। एक बार वेरीफाई कर लेना बेटा, ताकि तुम वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना सीख गए। नेक्स्ट देखना, अ पार्टिकल मूव इन अ वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एंड शोन इन अ फिगर। मतलब ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर, तो जब 3 मीटर पूरा चल गया इनिशियल से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम यहीं पे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम
दुनिया में जितने भी फिजिक्स में थ्योरम है, सारे थ्योरम का बाप है कि वो कहीं भी गलत नहीं होता। ये थ्योरम है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज वैलिड। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, ये हर तरह के फोर्स के लिए वैलिड है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स के लिए वैलिड है, हाँ, इंटरनल फोर्स कैन चेंज सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल फोर्स सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है, हाँ जी। कितने लोगों को याद है? नहीं याद है तो बताओ कैसे? कितने लोगों को याद है बताओ? नहीं याद है तो सुनो, और याद था तो कमेंट करना सर याद था। जैसे बॉल है रेस्ट में, हाँ, अचानक से दो हिस्से में टूटा, तो एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, हाँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ एक्स है, इसकी कुछ वाई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होता है, वो तो नेगेटिव होता नहीं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्स प्लस वाई, तो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी तो डेवलप हो गई एक्स प्लस वाई, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स की वजह से। कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, स्यूडो हो, सारे फोर्स के लिए वैलिड है, तो ठीक है। तो एफ डॉट एस ग्राफ का एरिया वर्क को बताता है, तो इसका आप निकाल लीजिए एरिया, एरिया निकाल लेंगे, और वही एरिया जो वर्क बताएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएगा। आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, लेकिन निकालना तो सिर्फ आपको वर्क ही है, ठीक है। ये ए आंसर आ रहा है, एक बार निकाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? चलिए, ये बढ़िया असर्शन रीजन है, ध्यान से पढ़िएगा। इन दिस गिवन डायग्राम वर्क डन बाय F2 विल बी -25 जूल। ये ऑब्जेक्ट है, F2 पीछे लग रहा है, 20 न्यूटन आगे लग रहा है, यहां से ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर इधर डिस्प्लेस करके गया आगे की तरफ, और फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे। तो वर्क डन बाय F2 निकालोगे तो F2 इंटू एस, F2 बोलो सर -5 न्यूटन, और ये बोलो +5 न्यूटन है, तो ये -25 जूल सही तो है। तो उस केस में नेट फोर्स नहीं लेंगे, नहीं, एक फोर्स का जब आप वर्क निकाल रहे होगे तो दूसरा फोर्स कितना लग रहा है, किसका लग रहा है, किधर लग रहा है, इस बात का डैश फर्क नहीं पड़ता। फोर्स इंटू बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, या जहां पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्क निकाल लो तो ये फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बस। वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर फोर्स, इसका होगा ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मानते हो? करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानते हो? हाँ सर बिल्कुल मानते। नेक्स्ट इज धुआंधार सवाल। स्क्रीन पॉज करके इसको आराम से सॉल्व करिए। एमआर बवाल को सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा एमआर को 4 दिया। स्क्रीन पॉज करिए, पॉज करो, पॉज कर स्क्रीन, सॉल्व कर। अब सुन, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्क डन बाय मैन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वॉल बाय मींस ऑफ द रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। तो वर्क डन बाय अ मैन, मैन कितना वर्क करता है बकेट को ऊपर खींचने, तो मैन कहां फोर्स लगा रहा है? ऊपर, और बकेट कहां रहा? ऊपर, तो वक्त तो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव बोल के गलत कर दिया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वॉल, आउट ऑफ द वेल मतलब कुएं से जब बकेट को बाहर खींच रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, बकेट ऊपर आ रहा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी उस केस में निगेटिव होगी, बिल्कुल सही है। बोलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। रुक रुक रुक, रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी नीचे आ रही है, अगर नीचे स्लाइड करें तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, नीचे डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन ऊपर, तो पॉजिटिव नहीं आएगा, ये गलत है। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, अब रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है F और फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, नेट फोर्स होगा 0। तो वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, सिर्फ अप्लाइड फोर्स का वर्क पूछा है तो 0 थोड़ी ना होगा, ये भी गलत है यार, तो एक ही सही मिला तुम्हें, बी। आगे देखो, वर्क बाय एयर रेसिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। यस, जैसे पेंडुलम आगे जा रही है एयर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नेगेटिव। जब पेंडुलम पीछे आएगी तो एयर फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है, तो ई और बी, ई एंड बी आ रहा तुम्हारा, ई एंड बी ओनली, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए, अब एक सवाल लिखा है लेवल अप, इसको करके दिखाओ तो मान जाऊंगा। बोलो, इसको करके दिखाओ तो मान जाऊंगा। स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करके करो, अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो। होमवर्क स्लाइड 12, होमवर्क स्लाइड 12 सॉल्व हो जाए तो कमेंट कर देना, रामलाल को मानना पड़ेगा, रामलाल को मानना पड़ेगा, कोई नहीं है रामलाल के टक्कर में, कोई नहीं है रामलाल के टक्कर में। अगर तुमसे हो गया तो
अभी तक हो गया तो अब मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद हो गया तो फालतू है। अब मैं बताने जा रहा हूं, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। वर्क पूछा है 0 से लेके 1 तक, तो y0 तो यहां होगा एंड y1 यहां होगा। ग्राफ तो इधर है ही नहीं, ग्राफ है ना ये, तो सर y1 पे पार्टिकल कहां होगा, कैसे पता चलेगा, यही तो बात है। अब यहां पर देखो, ये हाइट 20 है और ये 2 है, तो क्या यहां से हम tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ सर, ये जो थीटा है उसका tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस 20/2 10, ये स्लोप आ गया। इसी को तो हम सी बोलते हैं। एंड आपका जो नहीं स्लोप बोलते हैं, ये तो स्लोप हो गया, एम बोलते हैं, और इंटरसेप्ट आपका 20 हो जाएगा। हाँ, तो y बराबर mx प्लस सी, वाई पे क्या है फोर्स, तो फोर्स रखेंगे, स्लोप है 10, x की वैल्यू में रखनी है 1, तो x एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे, प्लस सी कितनी है सर, सी 20 है, तो फोर्स आ जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 30 है। अब ये एरिया निकाल दो यहाँ से, तो ये है 20, ये है, ये देखो ना हाइट 20 और ये 1, तो ये हो गया 20 और ये हो गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 10 और ये 1, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 1 5, 20 5 25 जूल वर्क आएगा। अगर आपने सॉल्व किया तो ठीक, एमआर को मानना पड़ेगा, नहीं तो रामलाल को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे, ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट भी यूज करा दिया, और वर्क का कंसेप्ट भी यूज करा दिया, एरिया अंडर द कर्व भी निकालना सिखा दिया। कहीं फुल कोर्स में भी देखा है ऐसे सवाल, फुल ईयर कोर्स में भी देखा है ऐसे सवाल। While climbing the stairs, work done by normal reaction on the climbing man is 0. Yes, क्यों? स्टेयर से जब ऊपर चल के जाते हैं तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन 0 होता है। क्यों? आप जब 2 पैर रखते हो यहाँ पे, एक पैर को उठा लिया तो उस पर नॉर्मल लग नहीं रहा, उसको आप ऊपर ले जाकर रखोगे तो नॉर्मल लग नहीं रहा, तो नॉर्मल का वर्क 0, और जहां पे नॉर्मल लग रहा हो तो डिस्प्लेस किया नहीं, फिर जब आप इसको उठा लोगे तो इसमें नॉर्मल लग नहीं रहा, एकदम सही है। When normal reaction is acting, there is no displacement of the point where normal force is acting. And when there is a displacement, normal stops acting as a foot loses its contact. जब फुट ऊपर गया तो लूज कॉन्टैक्ट कर दिया, मतलब assertion is correct, reason is correct and correct explanation. अभी कहां, तो और देखो, if a man is walking on a rough road, the work by a friction force is positive. Yes, work done by friction 0, गलत है। फ्रिक्शन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये सही है, रीजन सही है। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, असर्शन रॉन्ग बट रीजन इज राइट, असर्शन रॉन्ग बट रीजन इज राइट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यस, करेक्ट। टू बॉडी हैविंग सम सेम काइनेटिक एनर्जी, टू बॉडी हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी एंड सेम मास मस्ट पॉजेस सेम मोमेंटम। फॉल्स है सर, कैसे फॉल्स है बताओ? ये फॉल्स है। Statement 1 is correct, but second is false. Sir, why? देखो, work done by one force does not depends on the other force acting on the body, ये तो सही है। हाँ, two object having same kinetic energy, kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ mv² या p²/2m, होता है क्या? तो टू ऑब्जेक्ट सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है एंड मास भी सेम है, तो मोमेंटम तो सेम ही होगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग हो सकता है। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम के बीच में। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ये m मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से ऊपर जा रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से आगे जा रहा है, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, लेकिन मोमेंटम सेम नहीं है डायरेक्शन की वजह से। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u, देन वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग इट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। मतलब एक m मास के ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर लिया, जब तक वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है प्रोजेक्टेड पार्ट में, तब तक यहां से यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताइए सर, ये तो मुश्किल सवाल है। ये स्क्रीन पॉज करके आराम से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, आराम से पढ़िए, आराम से और ईमानदारी से बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन कमेंट करने में। छोड़ दिया कि तेरा खुद फूट गया, तो यहां पे देख कैसे निकालेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर नहीं, वो तो mgh होता है। बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर जो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट हम सोच सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट एक ही तो फोर्स है जो ग्रेविटी लग रहा है, इसमें जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो तो सिर्फ इसी की वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा हाफ m u² cos² थीटा, और इनिशियल हो जाएगा माइनस हाफ m u²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड u cos थीटा होता है।
यहां से हाफ एम यू बाहर निकल जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होते, तो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा को अल्फा बोल दो, डी इज योर करेक्ट आंसर। कैसा सवाल लगा कमेंट करके बताइए फटाफट। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लॉक ऑफ मास m kept on the platform which starts from rest with constant acceleration g/2 by upward, है ना, g/2 से ऊपर गया है, then work done by normal reaction of the block in time t is। सबसे पहली बात, ये ऊपर जा रहा है तो इस ब्लॉक पे प्लेटफॉर्म नॉर्मल लगा रहा होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू निकालिए। अगर आप यहीं पे बैठ के इसका एफबीडी बनाएंगे, यहीं पे बैठ के इसका एफबीडी बनाएंगे, तो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg और नीचे ही स्यूडो फोर्स m है, a की वैल्यू है g/2, तो नॉर्मल हो जाएगा 3mg/2। और बेटा एक्सेलरेशन हमें पता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, हाफ a की वैल्यू है g/2, हाफ g/2 इंटू टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 3mg/2 इंटू 1/4, ये देखो 1/4 जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3mg स्क्वायर बाई 8, 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 8, ये रहा आपका जवाब, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक मिनट, वर्क डन नॉर्मल एक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम टी, सिंपल पूछे तो ग्राउंड से निकालोगे। अगर इसी ब्लॉक पे नॉर्मल का फोर्स इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पूछता तो जीरो होता, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पूछता तो क्या होता बेटा, जीरो होता। समझते हैं ये बात? देखिए 24 जून 2022 जेईई मेन का सवाल, पार्टिकल एक्सपीरियंस अ वेरिएबल फोर्स F बराबर 4x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप इन अ हॉरिजॉन्टल xy प्लेन, assuming distance in a meter and force in a Newton, the particle move from 1,2 to 2,3। मतलब x की इनिशियल वैल्यू 1 है, y की इनिशियल वैल्यू 2 है, यहां पे x की फाइनल वैल्यू 2 है और y की फाइनल वैल्यू 3 है। देन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय, तो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली वर्क से निकल जाएगा। और वर्क कैसे निकलेगा, ये रहा 4x इंटू डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई, इंटीग्रेट करो वर्क आ गया। x में जो फोर्स लग रहा है, अरे फोर्स की x की वैल्यू है, ये x में जो फोर्स लग रहा है उसको dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके y में जो फोर्स लग रहा है उसको y में साथ इंटीग्रेट करें। x की इनिशियल वैल्यू है 1, फाइनल वैल्यू 2, y की इनिशियल वैल्यू 2, फाइनल वैल्यू 3, इसको सॉल्व करिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए। क्लियर है क्या ये बात? सारा कर दिया मैंने। बॉडी मूव्स ऑफ मास इतना ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी इतना, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, जीरो से डिस्प्लेसमेंट इतना ही। स्क्रीन पॉज करके खुद माथा मार, खुद माथा मार, स्क्रीन पॉज करके कर, पॉज कर लिया, सॉल्व कर। अब सुन, अगर हो गया तो एक कमेंट बेटा, तेरा कॉन्फिडेंस और मेरा कॉन्फिडेंस दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, दोनों के कॉन्फिडेंस के लिए बोल दे जेई 4 दिया, और नहीं तो यहां पर ध्यान से देख, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का मास है हाफ के जी, स्ट्रेट लाइन पाथ में उसकी वेलोसिटी है 3x स्क्वायर प्लस 4, तो जब x जीरो है तो x की इनिशियल वैल्यू रख के इनिशियल वैल्यू निकल जाएगी, हाँ जीरो रख दो सर, जीरो रखोगे तो इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जब x को 2 रखेंगे, 2 रखोगे तो 3 और 2 का क्यूब 8 प्लस 4, 8 3 24, 4 28 मीटर पर सेकंड, 30। और हमसे पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन बराबर था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी बोलो सर 28, 28 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी बोलो 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। हाँ सर, और m की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी आपकी हाफ के जी, तो 1/4 है, अंदर ले जाओ तो ये 28 गुना 28 बटा 4 माइनस 16/4, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। हाँ सर, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 56, 6 5 हासिल, 7 दूना 14, 14 5 19, 196 मल्टीप्लाई 4 4 192, कुछ है क्या? नहीं, मैंने गलत कर दिया। फिर 3x स्क्वायर प्लस 4 है, x को 0 रखोगे तो वेलोसिटी तुम्हारी, x को 0 रख दो यहाँ पे, वेलोसिटी 4 आएगी, सही है। x को 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 3 24, 24 4 28, ये भी सही है। और मास है तेरा हाफ के जी, तो नेट वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ मास की वैल्यू भी हाफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सही है यार। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये कर रहा हूँ कि 4 को अंदर ले जाऊं, तो 28 गुना 28 बटा 2 दूना 4 माइनस 16/4, यही तो बनेगा। ये कट के तुम्हारा 4 चौका 16 और 7 चौक 28, हाँ सर, 8 7 56, 8 7 56, 6 हासिल 5, 7 दूना 14, 196 ही तो आ रहा है।
क्या मजाक है। एक बार आंसर चेक करो इसका, आंसर चेक करो, हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मैं तो कोशिश तो सही कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, है ना। इसको चेक करके कमेंट करके बता देना। 25 × 125, हाँ यार 150 से तो ऊपर ही आ रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा ये एक 0 रखेंगे तो 4 आएगा, और 4 का होल स्क्वायर 16, 16/4 तो 4 ही बचेगा, 4 ही घटाएंगे। कुछ मिस्टेक है कहीं पे। 0.5 kg मतलब हाफ kg होता है। स्टार्ट वेलोसिटी इतना, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2। और कर देता हूँ, मास है हाफ kg, तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक, तो हाफ m फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का हाफ इंटू हाफ। फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 रखो तो 3 और 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब खुद ही हो जाएगा बेटा 8। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 4 28 ही तो आ रहा है। 28 का होल स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 कैसे, जब x को तुम 0 रखोगे तो ये 4 आएगा। हाँ भाई एक बार देख लेना, ये ठीक आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन अ हिल ऑफ ऑर्बिट ऑफ रे शेप, रे शेप मतलब ऐसे, आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन हॉरिजॉन्टल पाथ स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, द टोटल वर्टिकल हाइट डिसेंड्स इज h, मतलब रे शेप का है, कुछ ऐसा होगा कुछ, और टोटल हाइट नीचे गिरा है बेटा h, ठीक है। और यहां से आते 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 यहां पे रुक गया है, ठीक है। द टोटल वर्टिकल हाइट इज h, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सेगमेंट फॉर इंटायर पाथ बट इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। The work that a tangential force must be performed to return the object to its initial position along the same path। अब सेम पाथ से इसको इनिशियल पोजीशन तक ऊपर ले जाने के लिए अगर मैं इसको F फोर्स से लगा के ले जाऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछा है। आराम से सुनना, जब ये नीचे बॉल मान लो यहां से यहां तक अपने आप इसको मैंने छोड़ दिया तो ग्रेविटी नीचे खींच रहा होगा, फ्रिक्शन उसको रोक रहा होगा, तो कुछ वर्टिकल हाइट h नीचे आकर रुक गया है। तो पूरे जर्नी के लिए अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, तो यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है प्लस फ्रिक्शन वर्क कर रहा है और चेंज इन काइनेटिक ने 0 हो गया, ड्रॉप किया और यहाँ पे पहुंचा 0 हो गया। और ग्रेविटी का वर्क है तुम्हारा mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ रहा है माइनस mg। क्लियर है क्या। अब जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहीं पर धीरे धीरे फोर्स लगा के मैं यहाँ रखूंगा, तो 3 फोर्स लग रहा होगा क्योंकि मेरा एक F ऊपर, फ्रिक्शन का पीछे, ग्रेविटी का नीचे, यही तो लग mg नीचे। जब ये यहां से यहां तक लेके जाऊंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। अब फ्रिक्शन का फोर्स नीचे ऊपर से नीचे आने में जितना होगा नीचे से ऊपर आने में उतना ही होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये लिख दिया है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क हमने निकाल लिया था माइनस mgh, तो यहाँ रखेंगे माइनस mgh। और ऊपर जा रहा है ग्रेविटी का फोर्स सिर्फ डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट पे, h हाइट नीचे तो mgh, h हाइट ऊपर तो माइनस mgh इज इक्वल टू 0, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 2mgh आ जाए। डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे डी इज योर करेक्ट आंसर, बढ़िया सवाल था। अ ट्रक एंड अ कार मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्राउट टू रेस्ट by applying brake which provide equal retardation force, both comes to a rest in a equal distance। देखो ट्रक एंड कार मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये ट्रक है, बहुत बड़ा होता है, मास ज्यादा होता है, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मान लो x है, और एक छोटी कार है, कार की भी काइनेटिक एनर्जी x है, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम बोला, दोनों का ब्रेक सेम रिटार्डेशन फोर्स लगाता है, ठीक है ना। तो दोनों सेम डिस्टेंस चल के रुकेंगे, ऐसा इसका कहना है। दोनों को स्टार्टिंग में हम अलग अलग डिस्टेंस मान लेते हैं। अब मान लो यहां पे ये रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन F डॉट, ये इक्वेशन पहले के लिए। दूसरे के लिए मान लो x2 डिस्टेंस पे रुका है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस x, क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम थी, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, इनटू x2 डिवाइड करोगे माइनस x से माइनस f से f कटेगा, x1 बराबर x2, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस चल के रुकेंगे, क्योंकि दोनों पे रिटार्डिंग फोर्स सेम है और दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, और फाइनली रुकना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम और फोर्स सेम, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये।
a car moving towards east takes down and move towards north, the speed remains unchanged, then acceleration of the car is zero. Wrong. स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन तो आएगा रॉन्ग. क्लियर है क्या बेटा ये बात? नेक्स्ट देखिए, इफ ए बी एंड सी ऑल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन देयर वेलोसिटी व्हाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विल बी सेम. हमने यू स्पीड से ऊपर फेंका तो इसका पाथ कहीं ऊपर जाके नीचे यहां पे आएगा. यू स्पीड से आगे फेंका तो ये जाके कहीं यहां पे ऐसे टकराएगा, और यू स्पीड से नीचे फेंका जाके नीचे टकराएगा. इसकी स्पीड v3, इसकी स्पीड v2, इसकी स्पीड अगर v1 है तो तीनों सेम होगा. ये प्रूव करो. बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब देखो ध्यान से, वर्क डन यहां पे ग्रेविटी का कितना है, ऊपर गया और नीचे आया तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. तो इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इसमें और उसमें सेम होगा. देखो टेढ़ा जाए लेकिन गिरा तो नीचे h हाइट है. तीनों में वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम है, और ग्रेविटी जो वर्क कर रहा है तो ये सेम. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल सेम, वर्क सेम, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगा. इन ऑल केसेस वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम. यहां पे असर्शन भी सही, रीजन भी सही, अनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन. करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोलो मजा आ गया. नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h. एक बॉडी को h स्मॉल h हाइट से ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. जब ये नीचे पहुंचा तो उसकी स्पीड इतनी है, जब वो टकराया तो v बराबर 0.8 टाइम्स ऑफ gh, इतनी स्पीड से टकराया. देन वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन. तो एयर फ्रिक्शन का वर्क बताओ कितना होगा. तो कैसे करेंगे, देखो सुनना ध्यान से. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हाँ सर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m, और ये रहा स्पीड, इसका स्क्वायर कर दो. तो 0.8 को 8/10 लिख सकते हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64/100 इंटू GH. और ग्रेविटी का वर्क यहां पे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क mgh और फ्रिक्शन का वर्क Fr. m बोलो कितना है सर, m ही दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं. g और h प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ m. इसको काटोगे तो 32/100 mgh, 32/100 mgh. इसको इस तरफ ले आओ तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा 32/100 - 1 mgh. ये हो जाएगा 100 में से 32 जाएगा तो ये हो जाएगा कुछ 68. 68/100 0.68 0.68 ऑफ mgh. ये आपका आंसर. ये आपका जेईई मेन 2021 का सवाल था. क्या आप खुद से कर लेंगे? और ईमानदारी से एक बात बता, जितना मैंने पढ़ाया है ये सारे सवाल उसी के अराउंड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, बताना. सारे सवाल उसी के अराउंड घूम रहे हैं कि नहीं? तुम कहोगे सर ये मुश्किल कहाँ है, 2 लाइन का कैलकुलेशन, 2 लाइन का कैलकुलेशन है. देखिए कितनी इजी तरीके से हो गया. अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द हाइट h बराबर 5 मीटर. h बराबर 5 मीटर से इस ब्लॉक को क्या किया है, रिलीज किया. इस ब्लॉक को यहां से रिलीज किया. After traveling through the smooth curved surface, it moves on the rough horizontal surface through the length 8 मीटर. ये रफ सरफेस पे 8 मीटर चला, 8 मीटर चला. And climb onto the other smooth curved through the height h dash. If mass is 0.5, then h dash will be. तो ये h dash कितना होगा ये आपको बताना है. ये h dash कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है. ये h dash कितना होगा ये आपको बताना है. ये स्लाइड 24 आपका होमवर्क है, आराम से करिए. फिर कैसे करेंगे यहां से यहां तक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक. मास दिया हुआ है, हाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, हाँ मास भी दिया हुआ है. देखो 0.5 kg है मास. ब्लॉक इज रेस्ट थ्रू 5 मीटर, स्मूथ कर्व्ड, हाइट 5 मीटर, ठीक है. सुन भाई, मान ले h डैश पे यहाँ पे आया है तो यहां से रेफरेंस देखेगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस फ्रिक्शन, 2 ही वर्क कर रहे हैं. ये फ्रिक्शन और ग्रेविटी नॉर्मल का होता तो 0 होगा, यहाँ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल वेलोसिटी रिलीज किया तो 0, और ये हाइट मैक्सिमम हाइट तक गया तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0. तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है. वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg 5 - h डैश. नीचे है तो पॉजिटिव, ऊपर गया तो नेगेटिव, तो mg 5 - h डैश. फ्रिक्शन का वर्क होगा म्यू mg इंटू s. म्यू mg इंटू s तुमको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चला है. ये स्मूथ है, ये स्मूथ है. यहां से आप h डैश निकाल लीजिए, यही तो अननोन है.
क्लियर है, समझ में आया, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखो, टू मेंटेन ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बाय अ बस ऑफ मास 500 kg on the plane through the road of 4 kilometer distance, work done by the engine of the bus will be the coefficient of friction of the tire and bus is इतना। देखो एक बस है और वो चल रहा है 4 किलोमीटर तक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से। तो पूछा है कि द वर्क डन बाय द इंजन, वो इंजन ने कितना वर्क किया कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए। स्पीड अगर इसकी कांस्टेंट है तो टोटल वर्क डन 0 है। हाँ, तो फ्रिक्शन जितना वर्क कर रहा होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर है एंड अपोजिट है। क्यों? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल दो यहाँ पे, वर्क डन फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, ये फ्रिक्शन हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू हमें पता है 4/100, मास हमें पता है मास 500 kg, 500, जी होता है 10 और डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर, तो 4 × 1000। डबल जीरो से ये डबल जीरो यहां पे कटेगा। उसके बाद वैसे भी तुमसे पूछा है बस विल बी इतना के किलो में पूछा है, तो यहां से एक काम करो 1000 को रहने दो, ये किलो का टर्म में आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काटो तो 4 चौका 16, 16 पचे 80, 800 किलो जूल, 800 किलो जूल तुम्हारा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अब एक चीज तुम देखना, एक चीज तुम देखना, अभी रुक जा, एक चीज देखना, 1 मिनट रुक जा बस। स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अ फोर्स, क्या सही है? देखो स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वर्क है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका स्लोप क्या होगा? डिफरेंशिएशन dw/ds इज इक्वल टू फोर्स ही तो होता है, क्योंकि F.ds इज dw, एकदम सही है। एरिया वर्सेस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क, ये भी सही है, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या सही हो जाएगा? यस सर। नेक्स्ट देखिए, टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव द सेम मोमेंटम, नहीं, रॉन्ग है। दोज टू ऑब्जेक्ट हैव सेम स्पीड may have different direction, may have different direction, तो ये गलत है लेकिन ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट हैविंग लोअर मास विल ऑलवेज हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव अ हायर मास। ये स्टेटमेंट एक बार तुम स्क्रीन पॉज करके करो, रॉन्ग है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का 2 फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है बेटा 12mv² और दूसरा फॉर्मूला होता है p²/2m। ये ग्राफ भी मैंने पढ़ाया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी एंड मास का एक ग्राफ तो ऐसा बनेगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और मास का एक ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। ठीक है, तो ये जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बोलना गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बाय अ फॉर्मूला, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बोलना ये गलत है। दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, दोनों स्टेटमेंट आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, दोनों गलत है। क्लियर है क्या ये बात? दोनों आपका क्या स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, कहीं अगर आपने पहले पढ़ा होगा उत्थान के अलावा या मेरे से ही पढ़ा होगा, सवाल तो मैंने खूब कराया होगा, इतने नए सवाल मैंने भी नहीं करे, और कहीं भी आप पढ़ ले, 4 PYQ कर ले, कुछ भी कर ले, लॉन्ग टर्म कोर्स में भी क्या इतने वैरायटी के वर्क के सवाल किए था? ईमानदारी से बता, इतने सवाल वर्क के भाई 30-29 पेज स्लाइड पे हूं मैं, मतलब 3-4 स्लाइड अगर हटा दूं मैं, 27 सवाल सिर्फ वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम पे करा दिया मैं, सेशन रीजन करा दिया, मैट्रिक्स मैच अभी करा दूंगा, और तुम्हारा जेई मेन के सवाल करा दिए, नए सवाल करा दिए। आओ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p²/2m। यहां से अगर स्मॉल चेंज की बात करें, हम क्या करें, स्मॉल चेंज की बात करें, तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा p/p हो जाएगा। लेकिन अगर लार्ज चेंज हो तो याद रखिएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 100, यही है परसेंटेज चेंज इन के। लार्ज चेंज हो तो कन्वेंशनल फॉर्मूला से निकालेंगे, स्मॉल चेंज हो तो इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है क्या ये बात? समझ गए?
लेकिन सर ये तो तान में 2-2 घंटे में चैप्टर खत्म करना, एक टॉपिक पे 20-20 30-30 सवाल करा दिया। 4 सवाल रुक के कर लोगे, मेहनत करोगे तो एग्जाम में आपका दिमाग खोल के रखेगा। यहाँ मेहनत कर लो ताकि एग्जाम में ना करना पड़े, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स मैथ का सवाल करो, करो गुना भाग। ये स्लाइड आपका होमवर्क है। क्या है? काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, है ना। काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीजेस बाय 300%, बाय बोला है, 300% नहीं है, बाय 300%। तो एक्चुअल में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो जाएगा वो 400%, परसेंट हटाओगे नीचे, 100 से डिवाइड कर दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटा इनिशियल मोमेंटम गुना 100, यही लिखेंगे। तो सर ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्या? P इज इक्वल टू द रूट अंडर 2m के ई, तो 2m तो कांस्टेंट ही है, रूट के ही हो जाएगा। हाँ, तो फाइनल मोमेंटम मतलब फाइनल रूट के ही, फाइनल रूट के ही मतलब 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल के ही, 4 टाइम्स ऑफ रूट के ही माइनस रूट के ही बटा रूट के ही, रूट के ही रूट के ही रूट के ही कट गया, रूट 4 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, मतलब 100% इंक्रीज हो गया, बनेगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से ये आप पूरा करेंगे। स्लाइड 30 है ना, ये मैंने करा दिया है, ये आप पूरा खुद से सॉल्व करिए, है ना, ईमानदारी से करिए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके नाम के साथ कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर दिस फोर्स, दिस फोर्स, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर दिस फोर्स। इस फोर्स के लिए ही कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन जीरो इन क्लोज पाथ, क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में इसका वर्क डन जीरो होता है। इसका वर्क रिवर्सिबल होता है। वर्क क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। इसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को ही, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव वैल्यू को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन क्लोज पाथ मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। नॉट इरिवर्सिबल वर्क होता है, इरिवर्सिबल वर्क होता है, इरिवर्सिबल वर्क होता है। इसका जो वर्क है वो लॉस हो जाता है ना। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए डिफाइन नहीं होता। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन, टेंशन, ईटीसी। उसका एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर ये बात क्लियर है, इतना तो समझ में आता है। नेक्स्ट, 4 थ्योरम है। इस पूरे 4 थ्योरम को बायोलॉजी की तरह फैमिली में बांट देते थे। यह है बायोलॉजी ऑफ फिजिक्स। सबसे पहला थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या बेटा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा सही है। क्या है? ऑलवेज वैलिड है, ये हमेशा सही है, कभी गलत नहीं हो सकता। ये बाप ऑफ ऑल द लॉ है, बाप ऑफ ऑल द लॉ। अच्छा, मदर ऑफ ऑल द लॉ जो हमेशा सही है वो है रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी तो हमेशा सही है। ये तो डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं? नहीं, नहीं। तो अभी तो बोला कि निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, नहीं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइन कर सकते हैं जब आपको रेफरेंस पता हो। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। अरे सर छोटी छोटी बात है, एकदम मोटी बात है। तो मदर ऑफ लॉ। और मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फाइनल के बराबर होगा। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये ओनली वैलिड व्हेन
वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो लग रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वर्क डन बाई द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COM। मैंने हमेशा आपको एक स्टेटमेंट बताया है, जहां कम वहां हम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम वहां हम नहीं, हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हम कहीं फोर्स लगा रहे होते हैं, मैकेनिकल फोर्स जो हम लगा रहे होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो समझ आगे लो। अब सुनना, अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा कांस्टेंट है एंड कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उस केस में आप कह सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप कह सकते हो कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो, या सिंपल कहीं वर्क लिखा हुआ है, सिर्फ वर्क लिखा हुआ है, तो वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन वो कब होता है? जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो। क्लियर है क्या ये बात? समझ में आया ये चीज? समझ में आया ये चीज? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा प्लीज। वर्क डन इन क्लोज पाथ, वर्क क्या चल रहा है? चलिए, ये सवाल देखिएगा प्लीज, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देखना था मुझे। कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, वर्क डन इन क्लोज पाथ फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन फॉर द क्लोज पाथ फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सही है। वर्क डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल सही है। ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों आपका सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, दोनों आपका सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ बी नो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं, यही तो अभी सिखाया था। बी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, बी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ वी नो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पता है तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सही है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड। नहीं भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब लग रहा होता तो वैलिड नहीं होता। एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम विच इज ऑलवेज वैलिड। हाँ, ये सही है, ये सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑलवेज सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स when change in kinetic energy is zero. Potential energy is defined as negative work done by external force when change in control। सब गलत है, सब कुछ गलत है इसमें। सही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ, ये भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करता है, चेंज इन पोटेंशियल फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ओ मागो टूरू, आओ आओ टूरू टूरू। टू सिमिलर स्प्रिंग पी एंड क्यू, स्प्रिंग फोर्स की अगर बात करें, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप जानते हो कि रेफरेंस पे डिपेंड करता है। रेफरेंस कहाँ मानते हैं? तो रेफरेंस किसी एक लाइन पर मानते हैं। यहाँ पे अगर हमने रेफरेंस माना है तो अगर इससे एच हाइट ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, यहाँ पे है तो। अगर इस रेफरेंस से एच हाइट नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस से अगर नीचे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgh। अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब उसकी मास यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, इसकी मास क्या है, यहां से यहां तक फैली हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेंगे कहीं पे बीच में, और इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh/2 अगर इसकी हाइट h है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस पॉइंट मान के वहां पे मास को एज्यूम करके पोटेंशियल लिखते हैं। जैसे मान लो कोई चेन है, चेन का आधा हिस्सा तो रेफरेंस पॉइंट पे लटका हुआ, आधा हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। तो सबसे पहली बात, जो आधा हिस्सा मास m है, लेंथ l है, जो आधा हिस्सा रेफरेंस पे आएगा उसकी पोटेंशियल है जीरो। जो आधा नीचे लगा है उस एक्सटेंडेड है, उसका सेंटर ऑफ मास बीच पे मान के लिखेंगे। नीचे इसलिए माइनस आधा मास लटका है इसलिए m/2 g, और कितने लेंथ पर है, l/4 पे, l/4। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgl/8 नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों? क्योंकि रेफरेंस से नीचे। आधे मास का पोटेंशियल लेना नहीं है, इस आधे मास का लिखना है, उस आधे मास का सेंटर ऑफ मास l/4 पे।
क्या आपको ये समझ में आता है? क्या आपको ये समझ में आता है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग हमें इतना काम नहीं आता, वो होता है -12 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। इन द केस ऑफ कंप्रेशन एंड इलोंगेशन दोनों में सेम होता है। क्या बोल रहे बेटा? इन द केस ऑफ कंप्रेशन, इन द केस ऑफ कंप्रेशन और इलोंगेशन दोनों में सेम आता है, दोनों में सेम आता है। सर समझ गए? अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ के फाइनल का एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, है ना। अगर आप मीन पोजीशन से देखते हो इसको, अगर रेफरेंस लेते हो, अगर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 ले लेते हो, आप मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 ले लेते हो, तो एक्स इलोंगेट करो या कंप्रेस करो, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यू बराबर आप लिख सकते हैं हाफ के, अच्छा एफ बराबर के एक्स होता है, हाँ सर स्प्रिंग फोर्स एफ बराबर के एक्स होता है, तो हम एफ बाई के लिख सकते हैं, एक्स को एफ बाई के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स को लिखेंगे एफ बाई के स्क्वायर बाई के स्क्वायर एफ बाई के का होल स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर कटेगा तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2k। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और के का ग्राफ बनाए, तो u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर से u इज प्रोपोर्शनल टू के, यस, लेकिन इस फॉर्मूला से u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। कब? जब आपका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट हो, जब आपका इलोंगेशन कांस्टेंट हो। क्लियर है क्या? अब ये इसका होमवर्क है, आराम से आप कर लेंगे। स्लाइड 39, स्लाइड 39 आराम से कर लेंगे, आपका होमवर्क एकदम रफ्तार में होगा बेटा, धुआंधार। इन एवरी नेचुरल प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, यस, हर नेचुरल प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी घटता है। लेसर द पोटेंशियल एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी एंड नेचर पॉजेस गोज टू, मतलब नेचर गोज टू द हायर स्टेबिलिटी। इसलिए दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस सवाल का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। ये सवाल नीट में हमेशा आता है, देख कितना छोटे लेवल के सवाल करा रहा हूं, देख कितना छोटे लेवल के सवाल करा रहा हूं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, लॉन्ग स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर से तो यू है। इन ऑर्डर टू गेन 16 यू पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच सेंटीमीटर स्प्रिंग शुड बी स्ट्रेच फर्दर। हा सवाल वही लेकिन अंदाज नया। ओ सवाल नहीं, वो नहीं है तो कंसेप्ट वही, सवाल नया, अंदाज लाजवाब। सवाल को पढ़ लेना 4 बार, है ना, सवाल को 4 बार पढ़ लेना, तभी करना, रिस्क मत लेना बबुआ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, तो यू बराबर हो जाएगा हाफ के इंटू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ के 2 का होल स्क्वायर। इन ऑर्डर टू गेन 16 यू, हमें 16 यू करना है, मतलब 16 गुना करना है। तो 16 गुना कब होगा? हाउ मच स्प्रिंग शुड बी स्ट्रेच्ड फर्दर, तो 16 यू करना है, 16 यू बराबर हाफ के एक्स डैश का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो सर यहां से u को लिख सकते हैं हम, 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4/2 2k, u को लिख सकते हैं 2k, तो 16 इंटू 2k इज इक्वल टू हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर, k से k कटेगा, 2 दूना 4, तो 16 गुना 4 बराबर एक्स डैश का स्क्वायर, तो x 16 चुका 64, रूट 64 मतलब x आएगा 8, थोड़ा 6 सेंटीमीटर और करना, कितना करना पड़ेगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? समझ गए? नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए पर एक पार्टिकल को रखा है, कहाँ रखा है? ए पे। पार्टिकल को कहाँ रखा है? ए पे। ऑफ अ फंक्शनलेस ट्रैक, फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABC as shown in a figure. It is gently pushed towards the right. Then speed of the particle when it reaches the point B is. जब ये पार्टिकल यहां से पुश किया इस स्मूथ सरफेस पे, तो जब ये B पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? देखो, सिंपल पेंडुलम की बात करूं या एक हेमिस्फेयर की सरफेस की बात करूं या आप इंक्लाइन प्लेन की बात करूं या किसी भी तरह के सरफेस की बात करूं, अगर स्मूथ है, क्या है? अगर स्मूथ है तो उसकी स्पीड सिर्फ हो जाएगी √2g इंटू h वर्टिकल। मतलब समझ लेना बेटा, क्लास में कराया है और फील आ जाए तो बस एक कमेंट कर देना, जोरदार MR स्टार, प्लीज जोरदार MR स्टार, बस एक चीज कमेंट कर देना। मान ली इसको मैंने यहां से छोड़ा है, जब ये मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बताओ। अगर ये वर्टिकल हाइट h है तो डायरेक्टली स्पीड कह सकते हैं √2g। अगर ये हेमी स्फेरिकल सरफेस है
यहां से मैंने बॉल को छोड़ा, यहां पे इसकी स्पीड क्या आ गई, अगर वर्टिकल हाइट h है तो डायरेक्ट कह सकते हैं v इज इक्वल टू रूट अंडर 2। ये हो जाएगा रूट अंडर 2g, 1 मीटर से गिरा और 0.5 पे अटका, तो 0.5 मतलब 1/2, 2 से 2 कटेगा रूट g, रूट 10 मतलब ये 0.1, रूट 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है, खत्म। बताओ क्या ये 4 सवाल मैंने एक साथ निपटा दिए कि नहीं? अगर आपने क्लास किया तो 4 अलग अलग तरह के सवाल एक साथ निपटा दिए कि नहीं, बताइए। नेक्स्ट, एज पर द गिवन फिगर 2 ब्लॉक ईच ऑफ मास 250 ग्राम मतलब 1/4 kg connected to the spring constant 2 Newton per meter. If both are the given velocity v in opposite direction, then maximum elongation of the spring is। बहुत सुंदर सवाल है, आराम से स्क्रीन पॉज करके करो, सॉल्व हो जाए तो लिख देना एमआर को फिर से फोड़ दिया। स्लाइड 43 एमआर को धुआं धुआं कर दिया। कैसे? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, कान खोल के। इस सिचुएशन पे मैंने दोनों को स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में वी दिया है, तो जस्ट इसी सिचुएशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लो। तो टोटल मैकेनिकल में काइनेटिक ही आएगा हाफ mv² इंटू 2, दोनों की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस मान लेते हैं, स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं। अब जब ये रुकेगा तभी ये रुकेगा, दोनों सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, सेम मास का सेम स्पीड दिया है, तो फाइनली इसकी काइनेटिक इसकी काइनेटिक 0, सारा पोटेंशियल हाफ के x², खत्म, सीधा आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा, m बोल सर, 1/4 स्पीड बोल सर, v ही स्पीड है, v² और हाफ के की वैल्यू बोल सर, k है 2 इंटू x², 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया रूट अंडर v²/4 मतलब v/2 b आंसर आ रहा। देख ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं चाचा मोहन, ओ चाचा मोहन देख इधर, इन द गिवन फिगर ब्लॉक ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ए, यहां से एक ब्लॉक ऑफ मास को क्या किया है, ड्रॉप किया है। द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी, जब ये बी पर पहुंचा यहां पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या होगी चाचा मोहन? देख चाचा मोहन कि चाचा चमन बोल, चाचा चमन कि चाचा मोहन बोल, क्या है रे, चाचा मोहन कि चाचा चमन? सुन ध्यान से, जब इसको तू ड्रॉप कर रहा है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में, पिछले भी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर, तो हम सीधा लिखते हैं ना COM। यहां पे अगर तू रिफरेंस मानता है ग्राउंड पे, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, mgy, काइनेटिक 0। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, mgy माइनस y0। यहाँ से हाइट देखेंगे ना, रेफरेंस से हाइट देखेंगे, mgy माइनस y0 प्लस काइनेटिक, तो काइनेटिक बराबर आपका होगा mgy से mgy कट गया, माइनस mgy प्लस mgy0, mgy0 आंसर आएगा, mgy0। डी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल, डी ही है, बिल्कुल डी आंसर है। बोलो चाचा मोहन, छोड़ दिया कि नहीं बता, कैसा सवाल लगा? ठीक है लगा? पहले बोल कैसा सवाल लगा, कैसा सवाल लगा? ठीक लगा? अगले सवाल पे स्क्रीन पॉज करना है तुम्हें पास, सबसे पहले अगले सवाल पे स्क्रीन पॉज करना है। हाईली कंसेप्चुअल सवाल है, हाईली कंसेप्चुअल सवाल है, हाईली। सवाल को पूरा एक एक लाइन पढ़ो और सॉल्व हो जाए तो लिख देना एमआर को फोड़ दिया। ये सवाल तगड़ा है, एमआर को नहीं, एमआर तो छोटी चीज रहेगा, एमआर बवाल को फोड़ दिया आराम से। गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन विच पार्टिकल इज इन वन डायमेंशनल मोशन while the conservative force Fx acts on it. Suppose that E mechanical energy is 8 joule. Then incorrect statement मतलब गलत बताया। सबसे पहली बात, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कॉन्जर्व, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जो कि 8 जूल कांस्टेंट रहेगा। तो एकदम सही कहला हो, एकदम सही, मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये बात हुई, ठीक है। पहला स्टेप, x की वैल्यू जब x बराबर 4 से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। चलो x बराबर 4 यहाँ, x1 x2 x3 x4 यहाँ, ये ग्राफ ऐसे बना, किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, u एकदम सीधा 6 जूल कांस्टेंट हो गया है। हाँ, अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी तेरा कांस्टेंट है, u को कांस्टेंट करेगा तो काइनेटिक भी कांस्टेंट होगा, तो सही है। x अगर x1 से छोटा है, x1 यहाँ है,
उससे अगर x छोटा है तो पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल है। काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग विथ स्लोएस्ट स्पीड एट x इज ग्रेटर देन x4, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन। सुनना ध्यान से, x1 से पहले अगर पोटेंशियल 8 है, पोटेंशियल 8 है तो अगर रखोगे तो ये 8 प्लस के बराबर 8 तो के आ जाएगा 0। मतलब यहां से पहले पार्टिकल रेस्ट में है, जबकि ये कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग, ये रॉन्ग है। एट x बराबर x2 काइनेटिक एनर्जी इज द ग्रेटेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। x बराबर x2 कहां है, ये रहा x2। x2 पे पोटेंशियल 0 है। हम जानते हैं ke प्लस u टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है जो कि कांस्टेंट है। तो x2 पे तेरा ये काइनेटिक पोटेंशियल 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तेरा मैक्सिमम हो जाएगा 8 जूल के बराबर। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी द ग्रेटेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग विद फास्टेस्ट स्पीड, सही है। एट x बराबर x3 काइनेटिक एनर्जी 4, x3 पे तेरा ये पोटेंशियल की वैल्यू 4 है, 4 रखेगा यहाँ पे तो काइनेटिक हो जाएगा 8 - 4 4, काइनेटिक 4 आएगा, ये भी सही है। ही इज गलत। क्या ये बहुत मुश्किल सवाल है क्या? ये एक चीज तुम्हें मुझे चाहिए, देखो बेटा हम डिस्टेंस पे पढ़ रहे हैं ना, मैं एकदम कोशिश करता हूं एक सवाल एकदम ट्रैक से नहीं जाए, लेकिन तू मुझे कमेंट करके बता ये सवाल जो है कैसा है। स्लाइड 45, मैं सिर्फ स्लाइड 45 के कमेंट ढूंढूंगा, स्लाइड 45 के कमेंट ढूंढूंगा। तू मुझे बता ये एकदम ही लेवल अप हो गया, कंसेप्चुअल एंड रिलेवेंट है भाई, मजा आया कि नहीं करके बताओ। हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। ये पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस का ग्राफ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी का नेचर पता चल जाएगा। इतना रिलेवेंट है, सामने बच्चा होता तो पता चल जाता, मैं इसलिए कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, if the potential energy between the two molecule is given by this, then at equilibrium separation between the molecule is, हम जानते हैं F बराबर होता है du by dr। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स होता है 0, तो ये u रहा, u की वैल्यू यहां कर पुट करो, तो du by dr को 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन -a कांस्टेंट और r के पावर 6 ऊपर ले जाओगे, r का पावर -6, तो -6 r का पावर -7 प्लस b और r का पावर 12, तो -12 r का पावर -13 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहा है, इसको ऊपर ले जा रहा है, तो u को मैं लिखता हूं एक बार और। क्या मैं u को लिख सकता हूं -a r का पावर -6, r ऊपर चला गया तो, प्लस b r का पावर -12, ये माइनस है तो -a r का पावर -6, b r का पावर -12। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट r का पावर बाहर आ जाएगा, जो भी पावर था उसमें से एक घटा देंगे, तो -6 -1 -12 बाहर आ जाएगा, -12 -1 -13। क्या फील आया इस बात का? कैलकुलेशन ही तो बचा है। ये du by dr इज इक्वल टू, ये निकाल लिया, इसको उधर भेज दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्लास में कराया हुआ है 20 बार। क्या, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग अपने नेचुरल कंडीशन में, यहां से m मास अटैच करके और इसको मैं स्लोली रिलीज कर रहा हूं, ऐसा लिखा हो कि स्लोली रिलीज कर रहा हूं। तो जब मैं इसको स्लोली रिलीज करूंगा, धीरे धीरे रिलीज करूंगा, तो यहाँ पे COM नहीं लगेगा और इसका जो इलोंगेशन होगा, मान ले x पर जब जाके रुकेगा तो नीचे mg ऊपर kx फोर्स बैलेंस होगा, x बराबर आएगा mg/k। लेकिन अगर मैंने इसको नेचुरल कंडीशन पे स्प्रिंग के साथ m मास को अटैच करके छोड़ दिया, सडनली रिलीज लिखा हो या रिलीज लिखा हो, एक ही बात। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे COM ही कंजर्व करेगा, तो यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लो और यहां पे मान लो x डिस्टेंस जाके इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लो, है ना। तो बोलो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी बोलो सर, काइनेटिक 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये भी रेफरेंस मान लेंगे तो 0, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी 0, तो 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू, जब ये यहां पहुंचा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -mgx, यहां रेफरेंस है तो, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस kx², x से x² कटेगा, x बचेगा, इसको उधर ले जाकर काटोगे तो -mg हो जाएगा उधर mg kx/2, x बराबर हो जाएगा 2mg/k, 2mg/k। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अचानक से जब फोर्स लगा mg, तो इसको धीरे धीरे नीचे लाया, एक पॉइंट पे बीच में जब आएगा तो नीचे mg बराबर kx बैलेंस कर जाएगा, जहाँ पे x बराबर mg/k हो। लेकिन इस सिचुएशन में अचानक से सो रहा है तो कुछ स्पीड गेन कर चुका होगा, इसीलिए यहां तक गया है।
कितने लोगों को ये याद था? क्लास में मैंने खूब अच्छे से कराया था, याद है? अब ये सवाल उसी पे, ये एकदम एडवांस लेवल का सवाल है। कैसे? पढ़ो। अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है, अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द लाइट वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ मास कांस्टेंट k, upper end of the spring is fixed, the ball is released from the rest while the spring is at normal unstressed length and comes to rest again after the descending through the x, identify the correct statement। इसमें तो लिखा ही नहीं कि सडनली की स्लोली। स्लोली एक स्पेशल केस है कि पकड़ के हम धीरे धीरे खींच रहे हैं। छोड़ देना या अचानक से छोड़ देना एक ही केस में कहूँ, ठीक है? तो उस केस में इलोंगेशन आपका ये आएगा, बॉल विल हैव नो एक्सीलरेशन एट द पोजीशन वेयर इट हैज असेंड्स थ्रू x/2। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आधा गिरा था तो mg और kx बैलेंस कर गया, नेट फोर्स 0, तो वहां पे नेट एक्सीलरेशन 0 होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है। नीचे और इसलिए गया क्योंकि वेलोसिटी गेन कर चुका होता। ये भी आपका सही है, दोनों सही है, तो दो सही वाला आंसर करेंगे, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा कहीं ऑप्शन नहीं बन रहा है, सॉरी दूसरा और तीसरा ऑप्शन कहीं बन रहा है क्या? सिर्फ दूसरा नहीं, दूसरा और तीसरा सही है, तो ये गलत हो गया, सिर्फ दूसरा वाला, सिर्फ पहला वाला गलत हो गया। पहला और चौथा नहीं, हमारा पहला तो गलत है, पहला गलत है तो ये गलत और ये गलत है, तो इन दोनों में से कोई आंसर करोगे? हाँ सर। तीसरा भी सही है सर, तो दूसरा तीसरा चौथा एक ही ऑप्शन ही बन रहा है, बिना चौथा ऑप्शन पढ़े, बिना चौथा ऑप्शन पढ़े, हमें नहीं पता चौथा ऑप्शन में क्या है, बिना चौथा ऑप्शन पढ़े क्या मैं आंसर थर्ड दे सकता हूँ, आंसर सी दे सकता हूँ? बिना चौथा ऑप्शन पढ़े, यहाँ भी आंसर सी दिया हुआ, या बिना फोर्थ ऑप्शन पढ़े के आंसर में सी दे सकता हूँ, हाँ या ना में कमेंट करना। स्लाइड 48 पे क्या तुम एमआर स्टार सोच लगा सकते हो? स्लाइड 48 पे बिल्कुल सही सर, पढ़ लेते हैं फिर भी। द बॉल विल हैव एन अपवर्ड एक्सीलरेशन इक्वल टू g एट इट्स लोएस्ट पोजीशन। अब लोएस्ट पोजीशन पे क्या होगा? लोएस्ट पोजीशन पे क्या होगा जब यहां पहुंचेगा? तो एग्जैक्टली इस पोजीशन पे ऊपर जो इलोंगेशन x पुट करोगे, ये 2mg/k, तो 2mg/k माइनस mg पुट करोगे तो 2mg फोर्स ऊपर आ रहा है, सॉरी mg फोर्स नेट ऊपर बनेगा, तो ऊपर की तरफ इसका g एक्सीलरेशन होता है। तो सच में कतई एडवांस लेवल सवाल है। निकाल, यहाँ पे ऊपर फोर्स बोल, kx माइनस mg, x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे सर? x की वैल्यू 2mg/k, तो x की वैल्यू रख, तो k इंटू 2mg/k माइनस mg, k से k कटेगा, 2mg में से mg जाएगा तो mg बट गया, ये नेट फोर्स आया। नेट फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, m से m कटेगा, a बराबर g। यस, हाँ बोल, एकदम गदर सवाल है कि नहीं है? तो मजा आ गया। ये सवाल देख, सेम वही जून 2022 में, और नीट में भी पूछा है, क्लास में भी 3 सवाल ऐसे कराए हैं ये वाले, ठीक है ना? स्लाइड 49 आपका होमवर्क है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m एंड लेंथ l, मास इसका m है, यूनिफॉर्म केबल है, मास m है, ठीक है, मास m है, लेंथ उसका l है, is placed on a horizontal surface such that 1/nth part is hanging below the edge of the surface, to lift the hanging part of the cable up to the surface work should be, मतलब उस जो नीचे लटका उसको ऊपर खींचने में कितना वर्क लगेगा? देखो बेटा, जेई के सवाल में बीच बीच में करा रहा हूँ, हर जेई का सवाल देख के बता कि मेरे नोट से आए हैं कि नहीं, जेई को एकदम रगड़ दिया कि नहीं रगड़ दिया। तू मुझे बता कि जेई के हर सवाल नोट से है कि नहीं, एकदम जेई को रगड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी होंगे सर जो आपके नोट से नहीं होंगे, 2-4, 30 में से 2-4, 30 में से 26 सवाल, 25 से ज्यादा मैं एकदम नोट्स में से दिखा दूंगा जो क्लास में, सारे सवाल क्लास में किए। जेई मेन में 30 में से 25 से ज्यादा सवाल एग्जैक्टली दिखा दूंगा जो मैंने क्लास में कराए, 2-4 सवाल अजीबो गरीब लिखते हैं बस, ठीक है सर? तो ये क्या है कि चेन का टोटल लेंथ l है, और l/nth पार्ट, मतलब l/nth पार्ट नीचे रखा है, 1nth पार्ट मतलब जो लेंथ है उसका nth पार्ट नीचे है। तो अगर मैं यहां पे रेफरेंस मानता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, इसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी सर? -m/n, जितना पार्ट नीचे उसी का मास लेंगे, g इंटू l/2n, क्योंकि अगर लेंथ l/n है तो सेंटर ऑफ मास l/2n पे, तो ये हो जाएगा -mgl/2n²। अब इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आया, पूरा रख दोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से आंसर क्या लिखोगे? तो ये आएगा सर mgl/2n², ये आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना, एकदम सही सर। नेक्स्ट देख रहा, ये तुम्हारा सवाल है 2021 का, ये सवाल जब का भी रहा हो मुझे नहीं पता, 19 का है या 21 का है, मतलब 27 का हो या 2700 साल का हो, सवाल हर एक जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ नोट्स में कराएगी नहीं कराया,
अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 3, यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ चेन 3 मीटर, यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ चेन 3 मीटर। बता तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जेई का कर रहे हो कि नोट्स का सवाल कर रहे हो? ईमानदारी से बता दे। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड मास 3 kg, मतलब 1 kg का लेंथ 1 मीटर है। ओवरहैंग द स्मूथ टेबल विथ 2 सेंटीमीटर लाइंग ऑन द टेबल, मतलब 1 सेंटीमीटर, एक मीटर नीचे, 2 मीटर लाइंग ऑन द टेबल मतलब 1 मीटर नीचे। ऐसा सिचुएशन है तो 1 मीटर नीचे कर दो, 1 मीटर नीचे कर दो, 2 मीटर यहां पे कर दो, ठीक है। If the K is the kinetic energy of the chain in joule as the completely slip of the table, जब ये पूरा slip of the completely नीचे आ जाएगा तो इसकी kinetic energy बताओ क्या? सवाल कराया है कि नहीं कराया बता। कैसे करेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख कितना होगा, तो U बराबर हो जाएगा मास 1 kg नीचे तो 1 G इंटू लेंथ हाफ, जो 1 मीटर है तो सेंटर ऑफ मास तो आधे पे होगा, माइनस साइन के साथ, ये पोटेंशियल। काइनेटिक इसकी 0 बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल मास 3 और 3 है, 3 तो डिस्टेंस हो जाएगा तेरा 3/2, डिस्टेंस हो जाएगा 3/2, डिस्टेंस हो जाएगा 3/2 इंटू जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया तेरा G/2 इज इक्वल टू -9/2G प्लस के को उधर, इसको उधर भेज दे, तो 9/2G माइनस G/2, एलसीएम ले ले, 8G/2 मतलब 4G, 4G आंसर आएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बस, 4G आंसर आएगा। अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी इतना, कोलाइड विद ए स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड फोर्स कांस्टेंट इतना, देन लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज x मीटर, देन वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। कुछ नहीं है, जितनी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ के x² में चला जाएगा। बताओ ये कराया कि नहीं कराया? तो बहुत आसान है ये सवाल, तुम्हारा होमवर्क, ये तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर बताऊंगा। स्लाइड 53 क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट h1, h1 हाइट से बॉडी को हमने ड्रॉप किया। ये नीट में पूछा गया सवाल है, ये भले ही तुम्हें यहाँ जेई 2023 दिख रहा है लेकिन ये नीट में भी पूछा हुआ सवाल है। नीट में देखो, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट h1, h1 हाइट से ड्रॉप किया है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड टू द हाइट h2, ग्राउंड को हिट करके ये h2 तक गया है, h2 तक गया है। इफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, टकराते समय वेलोसिटी और टकराने के बाद वेलोसिटी इज 4, बिफोर एंड आफ्टर, जस्ट बिफोर v1 है, जस्ट आफ्टर v2 है, इसका रेशियो दिया है 4:1। देन परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज x/4, देन वैल्यू ऑफ x इज, पता नहीं क्या सवाल है सर, सवाल लैंग्वेज समझ जा, और इससे इजी सवाल आएगा ना तो स्पीड ऑफ लाइट से तो एग्जाम में कर लेगा। कर दिस, बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट h1, h1 से जिसको क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है सर, और h2 तो हाइट तक गया, स्पीड का रेशियो में दिया हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछे। तो एक बात बताओ, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जितना यहाँ पे हुआ होगा उतना ही परसेंटेज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा, ये बात तो आप सही कह रहे हो, उतना ही लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा। तो हम ये नहीं कह सकते h1 माइनस h2 बटा h1 मल्टीप्लाई 100 यही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी है सकते हैं सर। और हाइट का जो रेशियो होता है h1/h2 वो हो जाएगा v1/v2 का स्क्वायर, हाइट होता है v²/2g, हाइट होता है v²/2g, हाँ सर। तो हाइट का रेशियो वेलोसिटी के स्क्वायर क्या आएगा, वेलोसिटी का रेशियो 4:1 तो इसका स्क्वायर, h1/h2 आ जाएगा तेरा 16:1, मतलब h1 को 16h2 लिख सकता है। तो h1 को तो 16h2 लिख सकता है, तो 16h2 माइनस h2 बटा 16h2 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 जाएगा 15, h2 से h2 कट जाएगा, 15/16 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी तू निकाल के भी सॉल्व करेगा तो बेटा यही आएगा। अगर तू ऐसे सॉल्व करता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 100, स्पीड का रेशियो पता है तो काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही लेगा। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी भी तो हाफ mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखोगे, फाइनल बाय इनिशियल हाफ mv फाइनल का स्क्वायर बटा
हाफ एम पी इनिशियल का स्क्वायर कट जाएगा, ये भी 4:1 आएगा। और इससे भी हम निकाल सकते हैं, वही आएगा 15/16 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझना। अब आते हैं हम पावर के क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस पे पावर क्या होता है भाई साहब? तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन। यहां भी आप कह सकते हो कि पी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं वर्क को डिफरेंशिएट करेंगे पावर टाइम के साथ, ये आएगा पावर। मतलब स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर। पावर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ वर्क डन dw by dt। हाँ सर, ये इंस्टेंटेनियस पावर होता है dw by dt। dw को हम लिख सकते हैं fds, तो इसको लिखेंगे fds by dt। dw को लिखेंगे fds, ds by dt तुम्हारी हो जाएगी वेलोसिटी, डॉट v आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। f डॉट v को डॉट प्रोडक्ट खोल दोगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट खोल दोगे तो आएगा fv cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट खोल दोगे तो आएगा fv cos थीटा। क्या आप इसको समझते हो? क्या आप इसको समझते हो? हाँ सर, ये वाली बात तो हमें समझ आती है, fv cos थीटा। और अगर मैं पावर को इंटीग्रेट करूं f डॉट dt तो क्या जाएगा? वर्क, मतलब एरिया ऑफ पीटी ग्राफ, एरिया ऑफ पीटी ग्राफ। बेटा ऐसे रिलेट करना, इसका स्लोप या डिफरेंशिएशन नाली बताएगा, तो पावर का कभी इंटीग्रेशन स्लोप मत निकालना और इसका स्लोप मत निकालना, और एरिया अंडर द कर्व, वर्क का एरिया अंडर द कर्व नाली दे देगा बेटा, वर्क टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व कभी मत निकालना। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर तो हमें समझ गया कि एफ और वेलोसिटी हमें पता, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हम इस तरीके से निकाल लेंगे। एवरेज पावर क्या होता है? तो एवरेज पावर होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। पी एवरेज होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। यहां से एक चीज और ध्यान रखिएगा, पी एवरेज के कंसेप्ट से एक चीज और ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क डन को हम टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। पावर ऑफ पंप लिखेंगे, पावर ऑफ पंप mgh/t लिख सकते हैं। अगर m मास को h हाइट तक ले जाने में जितना टाइम लगेगा तो उसका पावर हो जाएगा mgh/t। अच्छा, अगर किसी लिक्विड से पानी फ्लो कर रहा है तो पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर होता है, एंड फोर्स ऑन पंप, फोर्स बाय द पंप ऑन द लिक्विड होता है बेटा, पावर हो जाएगा रो ए वी क्यूब, और ये हो जाता है रो ए वी स्क्वायर। याद रखना, तभी तो एफ में वी से मल्टीप्लाई कर देते, रो ए वी क्यूब आ गया। ठीक है ना? तो अगर मान लो x लीटर पर सेकेंड पानी निकल रहा है, अगर तुम x लीटर पर सेकेंड पावर पानी निकल रहा है, अगर तुम्हें 2x लीटर पर सेकेंड पानी निकालना तो पावर को कितना करना पड़ेगा? तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी जितना करोगे उतना पानी ज्यादा निकलेगा, तो इसको डबल करोगे, इसको डबल करोगे तो 2 का क्यूब 8 गुना, मतलब पावर 8 गुना करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना जो मैं कह रहा हूँ, क्लास में भी कराया है कि अगर किसी पंप से 8, अच्छा ये छोड़ो, किसी बोट को पानी में चलाने के लिए v वेलोसिटी से p पावर का पंप रिक्वायर्ड है। ध्यान से सुन लेना, किसी बोट को पानी में चलाने के लिए v वेलोसिटी से p पावर की रिक्वायरमेंट है। 2v वेलोसिटी चलाने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी? 8p। यहां पे 2v का क्यूब आ जाए। अगर यहां पे तुमसे पूछे द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड, वो हो जाएगा हाफ रो ए वी क्यूब। ये होता है आपका एवरेज पावर। ये क्या होता है? एवरेज पावर। तो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड होगा तो हाफ रो ए वी क्यूब यूज करोगे। ठीक है ना? हाफ रो ए वी क्यूब यूज करोगे। अब यहाँ पे सवाल देखना ध्यान से, पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन, पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन इन द वायर ड्यूरिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। Power developed by the tension in a wire during vertical circular motion is always zero. Tension is equal to the centripetal force acting on the body under the vertical circular motion. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसमें टेंशन तो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा तुम्हारा जीरो, और वर्क की जीरो तो पावर डिलीवर आपका हो जाएगा जीरो। टेंशन इन अ वायर इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन बॉडी अंडर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की रोल प्ले करेगा, है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तो इसका आंसर आपका 1 चला जाएगा। रीजन भी तो सही बता रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। नेक्स्ट देखो, बॉडी ऑफ मास 2 kg, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे नीट में भी आए हैं, जेई में भी आए हैं, ध्यान से समझते हैं, अच्छा लेवल का सवाल है, ध्यान से देखिए। बॉडी ऑफ मास 2 kg
begins to move under the action of a time dependent force given by this. F is equal to 6t I cap plus 6t square j cap. The power developed by the force at time t is, तो पावर कितना होगा? तो फोर्स के अलावा कुछ नहीं दिया ना, सिर्फ फोर्स दिया है। तो टी टाइम पे पावर पूछा है। जब भी पावर के सवाल होंगे ना, तो एक चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा हमेशा। जब भी पावर के सवाल होंगे तो एक चीज हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जो पावर पूछा है वो एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है। बताइए क्या है? तो इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि टी टाइम पे पावर पूछा है। पावर एट अ टाइम टी क्या है? इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। तो ऐसे वेलोसिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो मास पता है, फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बटा मास। मानते हो? तो मास 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा सर 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। और ए को हम लिख सकते हैं dv बाई dt। तो ए को लिखेंगे dv बाई dt, dt को इधर भेज दो। तो 3t इंटू डी टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी जे। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, 0 से t तक। तो v बराबर आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 3 बाहर और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t स्क्वायर, तो 3t का पावर 3 बाई 3 इंटू जे कैप। ये वेलोसिटी आ गया। और पावर होता है f डॉट v। तो आई का आई के साथ प्रोडक्ट करो, 6t आई कैप का इसके साथ करोगे तो 18/2 9t स्क्वायर, सॉरी 9t क्यूब, टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 3 से 3 कट गया, तो 6t का पावर 5, 6t का पावर 5। और टाइम को कितना रखना है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही देखना है। तो ये कुछ आ रहा है 9365, 9365। ये आप जे कैप आई कैप नहीं आएगा, 9563, 95 है नहीं 93, 9365 यार। ओ भाई साहब बढ़िया सवाल है, डी आर बढ़िया सवाल। Which of the following statement is not correct about the power? Which of the following statement is not correct about the power? Power के लिए कौन सा सही नहीं? It is the rate at which work is done और energy is conserved। सही तो है, स्केलर है, पावर बिल्कुल स्केलर होता है। 1 horse power is equal to 746 किलोवाट, ये भी सही है। When the work is done and equal to amount of energy is conserved, work is done क्या है? Which of the following statement is not correct about the power? It is the rate at which work is done or energy is consumed. When the work, it is the not about the power. When work is done, an equal amount of energy is consumed. When work is done, an equal amount of energy is consumed. मुझे लग रहा है कि डी ही नहीं होगा यार। आंसर सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी लिखा है। सी कैसे? 1 HP is equal to 746 वॉट। अच्छा 746 वॉट होता है ना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, नहीं हाँ ये तो वॉट होता है ना, ये गलत है। सही तो है, 746 वॉट होता है। तभी तो हम लिखते हैं 1 HP इज इक्वल टू 1/3/4 किलोवाट, इसलिए ये गलत है, किलोवाट नहीं हो। When work is done, an equal amount of energy is consumed. वर्क इज डन, तो पावर के लिए स्टेटमेंट नहीं है ना। वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम। इसी पर हम वर्क करते हैं तो उतनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, वर्क को तो कंज्यूम करता नहीं। जैसे हम हीट देते हैं तो हीट तो स्टोर होता नहीं, वर्क होता है। उसी तरीके की वर्क से रिलेटेड डेफिनेशन, तो ये सही है। इसका आंसर आपका इसलिए सी चला। वाटरफॉल फ्रॉम द हाइट 60 मीटर, ठीक है 60 मीटर से वाटर गिर रहा है एट द रेट 15 kg पर सेकेंड, ऑपरेटेड अ टरबाइन, 8.1 किलोवाट ऑफ पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ इनपुट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। 60 मीटर से पानी गिर रहा है 60 मीटर हाइट से, तो जब ये पानी यहां से यहां गिरेगा 60 मीटर हाइट, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर एट द रेट 15 kg पर सेकेंड, इतना पानी गिर रहा है एंड 8.1 किलोवाट पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। 1.8 किलोवाट पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये उस पर वर्क होगा, वही जाके उस पर वर्क करेगा। mgh बाई टी,
ये हो गया तुम्हारा पावर। ये तुम्हें 8.1 किलोवाट दिया हुआ है। m/t हो गया तुम्हारा मास पर सेकेंड 15, g की वैल्यू 10, h हो गया तुम्हारा 60। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 15 छक्का 90, 90, 15 छक्का 90, 90 और डबल जीरो 9000, तो ये 9000 वॉट। 8.1 किलो वॉट 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 करोगे, 10 टू द पावर 3 करोगे 8100। ये इतना पावर जनरेट करना चाहिए एक्चुअल में, ये इतना पावर जनरेट करना चाहिए 9000 वॉट। ये तुम्हारा इनपुट है, लेकिन आउटपुट वहां से निकल रहा है 8100 वॉट। तो परसेंटेज इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? अच्छा, लॉस कितनी हो गई? तो लॉस हो जाएगा आपका परसेंटेज लॉस। क्या पूछे? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस पूछे, जितना आपने दिया है पी इन माइनस पी आउट बटा पी इन, ये लॉस इन परसेंटेज एनर्जी आ जाएगा। 900 वॉट माइनस 8100 वॉट बटा 900 वॉट, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, ये निकाल ले। नेक्स्ट देखो, अच्छा सवाल है। A body of mass 1 kg begins to move under the action of dependent force F बराबर T I cap plus 3T squared J cap, इतना न्यूटन। When I and J are the unit vectors along x and y, power developed by the force at the time T is equal to 2 second। Easy है, फिर से वही सवाल। कैसे? F पता है, A निकाल लेंगे मास से डिवाइड करके, मास 1 है तो उसका एक्सेलरेशन ये आ जाएगा T I cap plus 3T squared J cap। तो इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है ना, ये कर लो, एक बार कर लो, स्लाइड 60 पे आपका होमवर्क। नेक्स्ट देखो, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रिवन बाय द इंजन डिलीवर्ड अ कांस्टेंट पावर ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब पावर की वैल्यू कांस्टेंट है और वो दिया है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है सर। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की है 0 और उसका मास है 2 kg। moves in a straight line after 9 सेकेंड the body has moved a distance। तो टोटल 9 सेकेंड में बॉडी कितना चलेगा ये निकालना है। t इज इक्वल टू 9 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस कर जाएगा ये निकालना है। नीट 2015 में एक सवाल पूछा था, पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। फिर से 16 में सवाल पूछा था, अगर पावर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। क्या ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट सवाल है? हाँ, वही सवाल जो थोड़ा जनरलाइज वैल्यू के टर्म्स में इंटीग्रेशन करने से सॉल्व हो जाता है, उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कैसे करेंगे? तो सुनो, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर की वैल्यू 1 दिया है, फोर्स को लिखेंगे मास 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी, ये आएगा। तो 1 2a को लिखेंगे dv बाई dt, 2v, dt को इधर ले जाओ, 2v इंटू dv बराबर dt। इंटीग्रेट करो, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 है, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0। हाँ सर, और जब टाइम तुम्हारा कोई t हो रहा है, मान लो t टाइम पे देख रहे हैं, तो वेलोसिटी कुछ v होगा। 2 बाहर v इंटू डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2। तो v स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, 2 पहले से कांस्टेंट था, v स्क्वायर बाई 2 बराबर dt का इंटीग्रेशन, t 2 से 2 कट गया तो v बराबर आ जाएगा रूट t। v को लिखेंगे dx बाई dt, अरे भाई ये आ गया ना, v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt इज इक्वल टू रूट t। dt को यहाँ ले जाओ, dx बराबर रूट t इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो, dx का इंटीग्रेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, रूट t हो जाएगा t का पावर 3/2 बटा 3/2। सर ये 3/2 कहाँ गया? t का पावर हाफ है, इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1। लिमिट क्या है? 0 से 9, तो 0 से 9 हम लिमिट रखेंगे। 3/2 को लिख सकते हैं 2/3, पहले 9 रख दो, तो 9 का पावर 3/2 माइनस 0। अब 9 का पावर 3/2, तो 3/2 को सॉल्व करने के लिए पहले 9 का रूट ले लो। 9 का रूट होता है 3 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 2/3 इंटू 27, 27 को 3 से कट हो गए 9, 9 दूना 18, 18 मीटर इज योर आंसर। बहुत कैलकुलेटिव है, टाइम लगा, लेकिन कंसेप्ट तो सीखोगे ना भाई। कंसेप्ट को छोड़ दोगे क्या? कंसेप्ट को तो सीखोगे। या भाई मैं टू मेंटेन द स्पीड ऑफ इतना, अच्छा ये करा दिया, दोबारा आ गई। चलिए एक देखिए, बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, इट स्टार्ट्स मूविंग unidirectional under the influence of a source of constant power P. Its displacement in a 4 second is इतना, then value of alpha is same सवाल, same सवाल। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दिया ना, 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट पी। अल्फा क्या है? अच्छा वो अल्फा पूछा है, ठीक है अल्फा पूछा।
तो डिस्प्लेसमेंट तुमको दे दिया 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट पी, और अल्फा पूछा है कितना होगा। सर निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे, P बराबर हो जाएगा एफ वी, P बराबर एफ को लिखेंगे एम ए होगा dv बाई डी टी इंटू वी, डी टी को यहाँ ले जाओ, P डी टी बराबर एम 2 है तो 2v इंटू डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। P तुम्हारा कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन T इज इक्वल टू 2 बाहर, V का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से V बराबर हो गया तुम्हारा रूट पी टी, V को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट पी टी, डी टी को उधर ले जाओ तो डी एक्स बराबर रूट पी टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर लो 4 सेकेंड में, लिमिट रख दो 0 से 4, तो सॉल्व करके निकालो, और निकालो भाई, छोड़ो मत, स्लाइड 62 होमवर्क है, निकालो इसको, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। पार्टिकल इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट पावर सप्लाई, द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन क्या होगा, होमवर्क है, स्लाइड 63। सर वैसे स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, ये बी आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। हाँ इस प्रोपोर्शनल टू पावर 3/2 आया है, तो पावर 3/2 एक से ज्यादा ही हो गया ना, एक से ज्यादा ही हो गया ना, पावर तो एक से ज्यादा ही हो गया ना, क्लियर है। वोट वाला है मैंने बता ही दिया है, v वेलोसिटी चलाने के लिए पावर p चाहिए, तो 2v वेलोसिटी से चलाने के लिए पावर 8q चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में पावर मैंने निकालना सिखाई दिया था, ठीक है। अब वो वाले सवाल आते हैं, 20 किलो मास को h हाइट पे ले जाने में कितना वर्क डन होगा, पावर डिलीवर्ड होगा t टाइम में। अच्छा कूली वाले सवाल आते हैं, इस h हाइट पे कूली 2 सेकंड में ले गया, दूसरा h हाइट पे 4 सेकंड में ले लिया, तो पावर का रेशियो बताओ, p हो जाएगा mgh/t, ठीक है ना। तो ये सब कर लोगे। जैसे एक तो सवाल पूछेगा कि एक कूली m ग्राम मास को h हाइट में 3 सेकंड में ले जाता है, दूसरा कूली 2m मास को h हाइट में 5 सेकंड में ले जाता है, तो पावर का रेशियो बताओ। तो नीट में ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। PhD ऑन पावर हो गया, PhD ऑन पावर हो गया। नेक्स्ट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सबसे पहले ये बताओ कि हमने काइनेमेटिक्स में इसको क्यों नहीं पढ़ा, तो काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा तो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लेते, लॉज ऑफ मोशन में क्यों नहीं पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन में तो पढ़ सकते थे। अगर हमने लॉज ऑफ मोशन में नहीं पढ़ा तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर क्यों, अच्छा वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये होता है बेटा NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको L लेंथ के रस्सी से यहाँ पे हिंज कर दिया और इसको v वेलोसिटी से हम फेंकेंगे। जब v वेलोसिटी से फेंकेंगे तो E कुछ वर्टिकल सर्कुलर ऐसे पाथ पे घूम के, ठीक है ऐसे ही तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो NUCM क्यों हुआ, क्योंकि हर जगह स्पीड बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, उसका चेंज कर देगा स्पीड को। दूसरी बात, सर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो समझ गया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व में टेंशन भी तो लग रहा है, लेकिन टेंशन का वर्क डन 0 होगा, सिर्फ ग्रेविटी वर्क डन। प्रेशर मजा आ गया लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले तुमसे पूछेगा कि मान लो यहाँ पे स्पीड तो चलो V0 मैंने दिया है, यहाँ पे अगर स्पीड v है वर्टिकल से थीटा एंगल पे, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी इस v के टर्म्स में। तो जब आप इसका FBD बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि नीचे की तरफ तो mg फोर्स लग रहा है, और अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना तो ये भी थीटा बनाएगा, तो mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा कुछ t, यस सर यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा t, यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा, t लग रहा होगा। तो अब यहाँ पे इसका FBD बनाओगे यहीं पे बैठ के, यहीं पे बैठ के FBD बनाओगे, तो बोलोगे कि अंदर की तरफ t, बाहर की तरफ mv²/r और बाहर की तरफ mg cos थीटा, ये टेंशन लग रहा है। लेकिन ये टेंशन हमने यहीं पे स्पीड दिया हुआ है उसी के टर्म्स में लिखा। अगर तुमको स्पीड यहाँ पे दिया हुआ और यहीं पे टेंशन पूछ रहा है तो ये एक्सप्रेशन आएगा, तो समझ गए, तो आता है हमें, ठीक है। इसके टर्म्स में अगर टेंशन निकालो तो इसके टर्म्स में टेंशन आएगा mv0² माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। इसको याद रखने का एक तरीका है, गिवन वेलोसिटी अगर मैंने v0 दिया है तो थीटा एंगल पे जो टेंशन आएगा उसमें 3 टर्म होंगे। पहला टर्म mv0² मल्टीप्लाइंग डिजिट जो होगा मल्टीप्लायर होगा 1,
ये 2 ये 3, 1 2 3 mv स्क्वायर बाई आर माइनस 2 mg प्लस 3 mg कॉस थीटा। सर लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो सुनो, अगर मैं यहीं पे देखूं तो वर्टिकल से थीटा तूने मेजर किया, यहीं पे देखूं ऊपर टी नीचे mg और नीचे ही mv नॉट का होल स्क्वायर बी आर आएगा, यहीं पे बैठ के बीडी बनाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बार, टी बराबर आएगा mg प्लस mv नॉट का होल स्क्वायर बी आर जब थीटा 0 है। तो यहीं पे तुम थीटा 0 पे अगर तुम निकालते हो, थीटा 0 रखोगे कॉस 0 क्या आता है सर 1, तो 3 mg माइनस 2 mg mg बचेगा, तो mv नॉट का होल स्क्वायर प्लस mg। बोल मजा आ गया कि ना? तो मजा आ गया, एकदम वेरीफाई हो गए लोग। ओहो, अगर एग्जैक्टली यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे तो जो टेंशन आएगा 180 डिग्री पे होता है कॉस 180 माइनस 1, तो ये माइनस 3 mg माइनस 2 mg, तो ये होगा mv नॉट का होल स्क्वायर बटा r माइनस 5 mg। अगर तुम यहां पे पूछोगे, मान लो ये b है, ये c है, ये d है, तो b पे देखोगे, b पे ये c पे देख लिया हमने, b पे देखोगे तो ये होगा mv नॉट का होल स्क्वायर बाई r माइनस 2 mg। क्यों? क्योंकि थीटा 90 पे कॉस 90 0, तो माइनस 2 mg बचेगा। अच्छा, डी पर देखोगे तो डी पे भी यही आएगा, mv नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2 mg। तो सबसे ज्यादा टेंशन जो है ना, मैक्सिमम टेंशन, वो ए पर है, और वो है तेरा mv नॉट का होल स्क्वायर बाई r प्लस mg। और सबसे मिनिमम टेंशन तेरा सी पर है, टॉप पॉइंट पे। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ और यहाँ टेंशन का डिफरेंस है 3 mg, देख ले, यहाँ से 3 mg घटा दे, ये आ जाता, देख यहाँ पे 3 mg घटाएगा, देखिए आ गया, यहाँ पे 3 mg घटा ना, ये आ गया। यहाँ से टेंशन का डिफरेंस, यहाँ पे 3 mg, यहाँ से 3 mg कम, यहाँ पे जो भी टेंशन है मैक्सिमम टेंशन है, यहाँ से 3 mg कम करोगे यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से 3 mg कम करोगे यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से 3 mg कम करोगे नहीं ज्यादा करोगे यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे 3 mg और ज्यादा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 6 mg, यहाँ का डिफरेंस 3 mg, यहाँ का डिफरेंस 3 mg, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3 mg, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3 mg। ऊपर जाएंगे 3 mg टेंशन बढ़ता है, नीचे आएंगे 3 mg घटता है। यहाँ का डिफरेंस 6 mg, यहाँ का डिफरेंस 0। मजा आ गया कि नहीं? हाँ, अब कितनी वेलोसिटी दूं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर ले, इसको कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन। इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल कंडीशन। अगर तुम्हारा गिवन वेलोसिटी रूट अंडर 5 GR के बराबर है तो जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और इस केस में मैक्सिमम हाइट पर जो टेंशन होगा तुम्हारा 0, और मैक्सिमम सॉरी एट मैक्सिमम हाइट C जो टेंशन होगा वो 0 होगा, और मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं बोलो, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी रूट अंडर GR होगा। ये क्रिटिकल कंडीशन है। ये क्या है? क्रिटिकल कंडीशन है। अगर इससे ज्यादा गिवन वेलोसिटी है तेरा, ज्यादा रूट अंडर 5 GR से ज्यादा है, तो विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बिल्कुल श्योरली कंप्लीट। एट मैक्सिमम हाइट टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0, टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो केस हो गए। हाँ, थर्ड केस है कि अगर वेलोसिटी जो गिवन आपका है v नॉट वो रूट 5 GR से कम है लेकिन रूट 2 GR से ज्यादा है, तो विल लीव सर्कुलर पाथ एट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, where velocity becomes where tension becomes 0, जहां टेंशन 0 हो जाएगा वहीं पे पाथ छोड़ देगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी रूट अंडर 2 GR से कम दोगे, एग्जैक्टली 2 GR दोगे तो 90 तक जाएगा। विल लीव सर्कुलर पाथ व्हेन थीटा इज लेस देन 90, और यहाँ पे क्या करेगा? ऑसिलेशन। और कहाँ पे छोड़ेगा? वेयर वेलोसिटी बिकम्स 0, कहाँ पे सर्कुलर पाथ छोड़ेगा? जहां पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहीं पे सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, और क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे पैराबोलिक पाथ होगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी तुम्हारा रूट 2 GR से बहुत कम है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM आसानी से नहीं होता है। यहाँ पे रूट 2 GR से जस्ट कम है तो ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन SHM नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। यहाँ पे SHM करेगा। ठीक है बेटा, ये पूरी बात समझ में आई? तो कुछ इस तरह का पाथ हो, ऐसा पाथ हो। अब इसको मैं कितनी वेलोसिटी की वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर ले? रूट अंडर 4 GR। या अगर तुम्हारा ऐसा पाथ हो तो रूट अंडर 5 GR देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से सपोर्ट नहीं है, नीचे गिर सकता है। लेकिन वैसा पाथ हो तो रूट अंडर 4 GR देना पड़ेगा। जैसे एक मासलेस रॉड से अगर बॉल को मैं यहाँ पे लटका दिया, यहाँ पे हिंज कर दिया, अब कितना वेलोसिटी दूं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करे? रूट अंडर 4 GR। रस्सी से देंगे तो रूट 5 GR, रस्सी से बांध देंगे तो रूट 5 GR। सिंपल अगर रॉड से बांध दिया तो रूट अंडर 4 GR में काम हो जाए।
ये बात समझ में आती है? ये सारी कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई? या ये वाली चीजें, टेंशन वाली बात तुम्हें समझ में आ गई? हाँ सर। कहाँ पे सर्कुलर पाथ छोड़ेगा वो समझ में आ गया, टेंशन का डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ सर। सवाल बहुत आसान पूछे जाते हैं। सवाल तो खुद देखना, 24 जून 2022 का सवाल है। एक बार सवाल देख, क्या है? A stone of mass m tied to the string is begin whistled in a vertical circle with a uniform speed. Then tension in the string is same at throughout the motion. नहीं, minimum at the highest point. सही बात है। Minimum at the lowest point नहीं, minimum at the rope of the नहीं, minimum at the highest point. ये आंसर हो गया, यही का सवाल है। आगे सवाल देख, a pendulum of length 2 मीटर, ठीक है, pendulum of length 2 मीटर consist of a wooden warp of mass 5 ग्राम। पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर का पेंडुलम है, यहां पे एक 5 ग्राम का बॉल है, ठीक है। अ बुलेट ऑफ मास 75 ग्राम, अरे बहुत हेवी है यार, 75 ग्राम का एक बुलेट है। फायर टुवर्ड्स द स्टेशनरी बॉब, बॉब स्टेशनरी है, विथ स्पीड v स्पीड से फायर किया। द बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द बॉब विथ स्पीड v/3। टकराने के बाद ये बुलेट v/3 से आगे निकल गया, तो ये कुछ v डैश से जाएगा टकराने के बाद। द बॉब जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये बॉब जस्ट कंप्लीट कर लिया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी मिला होगा √5gl मिला होगा, फिर तो सही बात है। देन वैल्यू ऑफ v, तो v क्या रहा होगा? कैसा सवाल है, रिलेवेंट नहीं है भाई, कोलिजन का सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसकी मास ग्राम में ले ले तो 75g इंटू यू मोमेंटम, और पहले ये बॉब की मोमेंटम 0 बराबर फाइनल इसकी मोमेंटम 75g इंटू v/3, ये v है सॉरी, v/3 प्लस 5g इंटू √5gl, क्या आएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन, यस। बस यहां हो गया। अभी हिंट दे दिया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया था, रूट वेलोसिटी √5gl होना चाहिए। इससे अब तुमसे भी पूछा, निकाल ले। सबसे पहले तो देख, 5 से g काट दे, 5 से कटेगा तो 15 5 75, ये 15, ये भी 15 आएगा, तो 15 भी, अरे 15 v/3 को उधर ले जा, 15v माइनस 15v/3 इज इक्वल टू √5gl, यही आएगा, यस सर। 15v को 3 बाई कटेगा तो 5, 5 3 15, 15v में से 5v 10v, 10v इज इक्वल टू √5gl। इस रूट को, अच्छा l की वैल्यू तुम्हारी होती है 2, दिया हुआ 2, लेंथ 2 मीटर है, l की वैल्यू 2 रख दे, तो 5 दूना 10 और g की वैल्यू 10, 100, √100 10 आ जाएगा, तो 10v बराबर 10, 10 से 10 कटेगा v1 आ गया। ले भाई, क्या सवाल है? तो बहुत चाचा मोहन, अरे वो चाचा मोहन, बता चाचा मोहन को समझ में आया कि नहीं? बता ना चाचा मोहन, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन हम जिससे नहीं होता। अभी चाचा मोहन होगा, तो ये बता समझ में आएगी नहीं तुम्हें? नेक्स्ट देख, a bob tied at one end of the string of length 1 meter, describe vertical circular so that the maximum and minimum tension in the ratio of 5:1। तो मैक्सिमम बटा मिनिमम का टेंशन का रेशियो 5:1 है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉब की वेलोसिटी क्या होगी बताओ? हाईएस्ट पॉइंट पे बॉब की वेलोसिटी क्या होगा बताओ? स्क्रीन पॉज करके बोलो, बोलो चाचा मोहन ने जेई फोड़ा कि नहीं? बोलो चाचा मोहन कौन कौन है, उसने जेई फोड़ा कि नहीं बताओ? तो हमको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है ना 1 मीटर, करना कोशिश कर। A small bob tied at one end of the thin string of 1 meter describe a vertical circular so that maximum and minimum tension in the ratio of 5:1। The velocity of the bob at the highest point is, देख मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन की जो वैल्यू होती है ना, वो 6 mg होती है। 6 mg का डिफरेंस बताया था। हाँ अच्छा, टी मैक्सिमम को 5 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम कह सकते हो। हाँ, टी मैक्सिमम को कह सकते हो, टी मिनिमम को ले जाओ 5 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम। 5 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम माइनस टी मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg। तो 5 टाइम में टी मिनिमम में से टी मिनिमम जाएगा 4 टी मिनिमम, 4 टी मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg। टी मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg/4। टी मिनिमम की वैल्यू आ गई 6 mg/4। और मिनिमम टेंशन कहाँ होता है? मैक्सिमम हाइट। तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू आ गई मुझे। तो बोला है कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी v है, तो सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, नीचे mg और नीचे ही t। तो तू लिख सकता है t + mg इज इक्वल टू mv²/r। तो t मिनिमम की वैल्यू तो हमें पता है 6 mg/4 है।
मतलब 3 mg/2, 3 mg/2, तो टी मिनो को 3 mg/2 प्लस mg तो 5 mg/2, 5 mg/2 इज इक्वल टू mv²/r की वैल्यू 1 मीटर है। देख स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर है, m से m कट गया, तो v इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर g की वैल्यू 10 रखेगा तो 2 से 10 को काटेगा तो 5 √25, √25 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। बता चाचा मोहन खुद किया फूट गया, बोलो चाचा मोहन फूट गया कि फोड़ दिया? चाचा मोहन, ईमानदारी से बताना, चाचा मोहन फूट गया। कितना आसान था बता भाई, इतना तो सोचना पड़ेगा ना। तू क्या चाहता है बिना सोचे ही डॉक्टर बन जाएगा क्या? अरे चाचा मोहन ये कर, बॉल ऑफ मास 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड कोलाइड विद स्प्रिंग ऑफ लेंथ इतना, तो कर लिया। चाचा मोहन, अच्छा चाचा मोहन एक बात बता, ऐसे सवाल तू करना जानता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और फिर यहाँ पे बॉल है, ये हाइट h है और ये रेडियस r है, यहाँ से बॉल को हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, बॉल यहाँ पे आके ऐसे घूम गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करेगा तो r और h में रिलेशन। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था किसी भी सरफेस से अगर स्मूथ सरफेस से h हाइट से छोड़ते हो तो वेलोसिटी जो ये गेन करेगा वो करेगा √2gh, और सर्कुलर मोशन पूरा करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए r रेडियस के सर्कुलर पाथ में √5gr चाहिए। इन दोनों को बराबर कर दो, रूट से रूट कसेगा, g से g कटेगा, 2h इज इक्वल टू 5r, h इज इक्वल टू आ जाएगा 5r/2। ये सवाल देख लो। अब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, track of length L as shown in the figure, it just complete a vertical circle of diameter d, then L is equal to, इसका लेंथ पूछा है तुमसे, लेंथ कितना होगा। अब तुम अगर ये लाइन ऐसे खींचते हो तो ये हाइट हो जाएगा h, ये अगर एंगल थीटा है, ये हाइट h है, ये L है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, h बराबर होगा L साइन थीटा या L बराबर होगा h/sin थीटा। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम कैलकुलेशन L के लिए कर लो, बाकी सब बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे डायमीटर d है तो रेडियस हो जाएगा तेरा d/2। यहाँ पे इसको वेलोसिटी कितनी मिलेगी, √2g इंटू वर्टिकल हाइट h, और h को हम लिख सकते हैं 5 sin थीटा इंटू L, h को लिख सकते हैं 5 sin थीटा इंटू √2g sin थीटा इंटू L, सॉरी sin थीटा इंटू L, h को क्या लिख सकते हैं L sin थीटा। अरे वर्टिकल हाइट पे तो डिपेंड करता है वेलोसिटी, तो h को लिख सकते हैं, वर्टिकल हाइट को लिख सकते हैं h को लिख सकते हैं L sin थीटा। और जो इसको घूमने के लिए जो वेलोसिटी होनी चाहिए 5gr, और r है तेरा d/2। अब दोनों को इक्वल करोगे तो रूट से रूट कटेगा, 2gL sin थीटा बराबर 5gd/2। सबसे पहले g से g काट दे, क्या पूछा आपने को, L पूछा था, L बराबर आएगा 5d/4 sin थीटा। देखा है आंसर, 5d/4 sin थीटा। इसको कहते हैं बेटा क्रिएटिव। चाचा मोहन ओपी, चाचा मोहन, चाचा मोहन। बताओ चाचा मोहन को समझ आया कि नहीं आया? बस एक लास्ट कमेंट, चाचा मोहन को समझ आया कि नहीं आया? सर वहां दिया MR शेर तो चाचा मोहन शाबाश, MR डाल डाल तो चाचा मोहन बात। नहीं समझ आया? सवाल को घुमाया, थोड़ी सी चेंज करी, लेकिन कंसेप्ट तो वही लगा ना यार जो पहले लग रहा था, थोड़ा सा हमने घुमाने की कोशिश करी। ये बात